हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो कल हमने सुभाष चंद्र बोस के बारे में चर्चा कर दी थी। तो जब सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए का निर्माण किया, जब उन्होंने आईएनए को रिवाइव करवाया था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, तो उसमें उन्होंने फिर एक पैरेलल गवर्नमेंट की भी स्थापना की थी। तो उसका परिणाम ये होता है कि आईएनए एक बहुत ही पावरफुल बॉडी के रूप में उभर के आई। तो आईएनए खाली एक सेना नहीं थी, एक सरकार थी। आईएनए के कार्य को लेकर के ब्रिटिश सरकार जो थी वो भी काफ़ी नाराज़ थी। और हमने देखा कि आईएनए ने क्या क्या कार्य किए थे। तो हम ये भी देखेंगे कि फिर आईएनए को लेकर क्योंकि ब्रिटिश नाराज़ थे, तो फिर लॉर्ड वेवल, ठीक है, लॉर्ड वेवल जो उस पीरियड में भारत का जो वॉइसरॉय हुआ करता था, उसने आईएनए के प्रिजनर्स को जो है कोर्ट मार्शल करने की शुरुआत करवाई। और फिर यहाँ से ही हम देखेंगे कि रेड फोर्ट ट्रायल्स की फिर शुरुआत होगी। ठीक है, इन्हीं को हम कहते हैं रेड फोर्ट ट्रायल्स। ओके, तो जब इस समय पर रेड फोर्ट के ट्रायल्स जो थे, इसके बैकग्राउंड के अंदर जो चीज़ होती है वो ये कि इंग्लैंड में भी सरकार बदलती है। ठीक है, क्लेमेंट एटली उस पीरियड में इंग्लैंड के अंदर हम देखेंगे कि एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में उभर करके आएगा। तो एटली जब ऑपोजिशन का लीडर हुआ करता था, तो इसका ये मानना था कि हम लोग जो है भारत को तात्कालिक रूप से स्वतंत्रता दे देंगे जैसे ही हम लोग पावर के ऊपर आएंगे। तो इंडिपेंडेंस तो दूर की बात है, इसने भारत के लोगों को गोली पिलानी शुरू कर दी। अलग अलग प्रकार की और भी घटनाएं हमें देखने को मिलेंगी, जिसके थ्रू हम ये देखेंगे कि फिर साथ में क्लेमेंट एटली जो है फिर भारत में इलेक्शन करवाने की जो है ये घोषणा कर देगा कि हम भारत के अंदर जो है इलेक्शंस कंडक्ट करवाएंगे। तो अब जब भारत में इलेक्शन होने की जो है घट घोषणा की गई, ये 1945 का पीरियड है। ऑलरेडी हिरोशिमा और नागासाकी हो चुका है, ठीक है। और अब आप यहाँ पर भारत के अंदर चुनाव करवा के क्या प्रूव करवाना चाहते हो, है ना। तो आप ये कह रहे हो, अंग्रेज़ ये कह रहे थे कि देखो हम भारत के अंदर जो है इलेक्शन करवाएंगे, है ना, हम क्योंकि बहुत टाइम हो गया है इलेक्शन नहीं हुए हैं। तो जबकि ये एक तरह से साजिश थी, क्योंकि ये भारत की आज़ादी को इस तरह से डिले करवाना चाहते थे। इन्होंने क्लेम ये किया कि भाई देखो, लास्ट इलेक्शन भारत में जो है 1937 में हुए थे। और जबकि जो है ये 1937 वाले प्रोविंशियल इलेक्शंस थे, उसके बाद नहीं हुए 1937 के बाद। और 1934 के अंदर, 1934 के अंदर सेंट्रल असेंबली में लास्ट टाइम इलेक्शंस हुए हैं, उसके बाद नहीं हुए भारत में। तो ये इनका कहना था, ये इन्होंने लॉजिक दिया अभी इलेक्शन करवाने के पीछे 1945 में। तो फिर इन हम देखेंगे कि इन्होंने जो है भारत में दो प्रकार की गेम की। पहली गेम 1945 के ईयर के अंदर जो की वो ये थी कि शिमला कॉन्फ्रेंस की इसने, वेवल ने, ठीक है। पर हम देखेंगे कि जो शिमला कॉन्फ्रेंस थी वो फेल हो गई। ओके, और दूसरी जो चीज़ इसने की वो ये कि आईएनए की ट्रायल्स की शुरुआत होती है, जिसे हम लोग रेड फोर्ट ट्रायल्स कहते हैं। तो इस पीरियड में वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका है। वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद हम लोग तो भारत की आज़ादी को लेकर सॉल्यूशन ला सकते थे, क्योंकि अब वर्ल्ड वॉर में हम इंग्लैंड बिजी नहीं था। पर रियलिटी ये थी कि इलेक्शंस करवा के ये अपने आप को लेजिटिमाइज करवाने चाहते थे। मतलब अब एक साइड के ऊपर चुनाव हो रहे हैं और दूसरी साइड के ऊपर रेड फोर्ट के अंदर हमारे सैनिकों का जो है कोर्ट मार्शल होगा। तो अब ऑब्वियसली ये चीज़ जो है इलेक्शन में मुद्दा बनेगा, ठीक है। तो आईएनए के जो ट्रायल्स हो रहे थे रेड फोर्ट के अंदर और सैनिकों को जो कोर्ट मार्शल किया जा रहा था, इनके ऊपर डिसिप्लिनरी कार्रवाई हो रही थी, ठीक है। तो इस पीरियड के समय पर इलेक्शन में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी सब ने हंगामा करना शुरू कर दिया और कहा कि भाई देखिए, हमारे सैनिकों को सप्रेस किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। सो दिस इज़ हाउ यू विल सी दैट बाय 1945 जब शिमला कॉन्फ्रेंस फेल होती है, उसके बाद आईएनए के ट्रायल्स की शुरुआत हुई। ये आईएनए के ट्रायल्स जो हैं बेसिकली एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा बन के भारत में उभर के आए।
कांग्रेस ये कह रही थी कि भाई देखो, आप हमको वोट करो तो हम आईएनए के सैनिकों के लिए प्रश्न उठाएंगे, हम भारत के प्रश्न उठाएंगे अंग्रेज़ों के सामने। हमारे सैनिकों को जिस तरह से कोर्ट मार्शल किया जा रहा है उसको बचाने का हम काम करेंगे। दूसरी साइड के ऊपर हम देखेंगे तो मुस्लिम लीग ने जो है एक माहौल बना दिया था भारत के अंदर कि आप हमको वोट दोगे तो उसका मतलब ये है कि आप इस्लाम को वोट दे रहे हो, उसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान को वोट दे रहे हो। तो मुस्लिम लीग को मौका मिला भारत में एक्सट्रीम लेवल ऑफ कम्युनलिज्म बढ़ाने का। तो होता क्या है कि 1945 तक आते आते मुस्लिम लीग को इलेक्शंस के थ्रू लेजिटिमेसी मिलती है कि भाई देखिए, आप हमको वोट कर रहे हैं, इसका मतलब आप इस्लाम को वोट कर रहे हैं, मतलब आप पाकिस्तान को वोट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग ने जिस प्रकार का एक्सट्रीम कम्युनलिज्म किया तो इसका परिणाम ये होता है कि एक साइड के ऊपर जब चुनाव हुए, ये चुनाव के कंटेम्प्रेरी में रेड फोर्ट के ट्रायल्स का मुद्दा हुआ और इसमें मुस्लिम लीग के जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले थे, इसके थ्रू इसने बहुत ही अच्छी खासी मेजोरिटी हासिल कर दी। ठीक है, तो जो मुस्लिम लीग 1937 के इलेक्शंस में कुछ उखाड़ नहीं पाई थी, ये मुस्लिम लीग 1934 के इलेक्शंस में जो कुछ उखाड़ नहीं पाई थी, ये मुस्लिम लीग अब 1945 के इलेक्शन में एक बहुत बड़ी जो है जॉइंट हम कह सकते हैं सीट्स जीतेगी, एक एक फोर्स के रूप में सामने आएगी। क्योंकि 1937 में भी इन्होंने कुछ खास नहीं जीता, 1934 में भी नहीं जीता, है ना। पर हम देख रहे हैं कि 1945 में ये लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे अच्छी मात्रा में इलेक्शंस के अंदर परफॉर्म करने में। ओके, तो हुआ ये कि जितनी मुस्लिम मेजॉरिटी सीट्स हुआ करती थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, उसमें लगभग 85% से ज़्यादा सीट्स जो है वो मुस्लिम लीग जीत जाती है। तो दिस थिंग शोज़ कि दे हैड ऑलरेडी बीन गिवन सम काइंड ऑफ अथॉरिटी बाय द मुस्लिम पॉपुलेशन। ठीक है, 1945 के इलेक्शंस में पहली बार भारत में प्रोविंसेस के अंदर मुस्लिम लीग की सरकार बनती है। वी विल फाइंड कि सिंध के अंदर मुस्लिम लीग विल बी एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, ऑल्सो बंगाल के अंदर भी मुस्लिम लीग की सरकार बनती है, सिंध में बनती है, बंगाल में भी बनती है। पंजाब में ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो थी, पर वहाँ पर ये सरकार नहीं बना पाएगी। उसके पीछे का कारण ये था कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग के सामने यूनियनिस्ट पार्टी थी और यूनियनिस्ट के साथ साथ कांग्रेस जैसे जो दल थे, इन सब ने इकट्ठे होकर एक गठबंधन बनाया और कैसे भी करके फिर उन्होंने अपनी सरकार बना ली और मुस्लिम लीग फिर सरकार नहीं बना पाई। वी विल ऑल्सो फाइंड कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर मुस्लिम लीग जो है वो जीत नहीं पाती है, बट ओवरऑल मुस्लिम लीग के लिए प्रोविंसेस में काफ़ी अच्छी मेजोरिटी मिली 1945 के इलेक्शंस में। दूसरी तरफ हम देखेंगे सेंट्रल लेवल के ऊपर भी मुस्लिम लीग को अच्छी खासी उसकी सीट्स बढ़ जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि इसके बाद अब मुस्लिम लीग को एक लेजिटिमेसी मिल गई कि देखो, हमको तो मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा वोट मिला है। ये वोट का जो हमने कैंपेन चलाया था, ये कैंपेन में तो हमने ये कहा था कि दिस वोट इज़ फॉर पाकिस्तान। तो इसका मतलब ये इलेक्शंस एक तरह से शो कर रहे हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं वो पाकिस्तान की फॉर्मेशन चाहते हैं। हिस्टोरियंस का भी ज़्यादातर मानना था कि ये जो इलेक्शंस थे ये एक साजिश के तहत करवाए गए थे। ये साजिश ऐसी थी कि भविष्य के अंदर भारत का जो बंटवारा करना है, भारत को जिस तरह से डिवाइड करना है, उसका एक बेस तैयार किया जाए, जहां मुस्लिम लीग जो है एक लेजिटिमेट पार्टी के रूप में उभर के आए। क्योंकि भविष्य के अंदर जब पावर डिवीजन होगा तो वहाँ पर फिर कोई सवाल खड़ा ना करे मुस्लिम लीग के ऊपर। तो हम लोग जब कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस ने भी काफ़ी अच्छी खासे एरियाज़ कवर किए थे इस इलेक्शन में। 1945 का जो पूरा इलेक्शन था, ये इलेक्शन में कांग्रेस नो डाउट जीतती है, पर सवाल ये था कि कांग्रेस के जीतने के बावजूद भी उसकी लेजिटिमेसी अब मुस्लिम्स के ऊपर जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो एक साइड के ऊपर इलेक्शंस हुए, ये इलेक्शंस जब हो रहे थे उस समय पर रेड फोर्ट के ट्रायल चल रहे थे। ये ट्रायल्स के अंदर सोल्जर्स को बचाने के लिए भारत के सब लोग इकट्ठे हो गए।
जब इनका कोर्ट मार्शल किया गया तो इससे फिर एक बहुत ही सेंटिमेंटल इशू क्रिएट हुआ भारत के अंदर, जिसका परिणाम ये था कि भारत की जो एग्जिस्टिंग आर्मी थी, एग्जिस्टिंग नेवी थी, एग्जिस्टिंग एयरफोर्स थी, उसमें भी फिर विद्रोह होना शुरू हो गया। वी विल सी कि एक साइड के ऊपर इलेक्शंस, दूसरी साइड के ऊपर रेड फोर्ट के ट्रायल्स, और तीसरा बैकग्राउंड के अंदर हम देखेंगे RIN म्यूटिनी विल टेक प्लेस। ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी होगी। खैर, तो ब्रिटिश सरकार की एक बहुत ही लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी थी कि जब कुछ ना हो तो चुनाव करवा दो। ठीक है, when they do not have anything to do, then they used to स्टार्ट द प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन। ठीक है, 1937 के बाद 9 साल के बाद जा कर के आपको चुनाव याद आए, है ना। तो यू कैन इमेजिन कि एक डाइवर्जन टेक्निक है, सरकार के द्वारा यूज़ की जाती है। ठीक है, तो इससे क्या था कि भाई ये पॉलिटिकल ओपिनियन बनाओ, लोगों को इलेक्शन में बिजी कर दो, है ना। दूसरा इनका ये भी था कि क्रांतिकारियों को दबाओ। ठीक है, रेड फोर्ट ट्रायल्स वर एक्चुअली अ टूल थ्रू विच दे वॉन्टेड टू शो द स्टेट पावर, कि स्टेट अभी भी माइटी है। एक अथॉरिटी प्रूव करने की कोशिश की जा रही थी। ये रेड फोर्ट ट्रायल्स में 3 लोगों को पकड़ा गया था, मैंने आपको बताया था। प्रेम कुमार सहगल थे एक, ठीक है, कौन थे, एक थे प्रेम कुमार सहगल, इसके अलावा थे शाहनवाज खान, ठीक है, और इसके अलावा थे गुरबख्श सिंह ढिल्लो, गुरबख्श सिंह ढिल्लो। ठीक है, तो एक हिंदू थे, एक मुस्लिम थे, एक सिख थे। ठीक है, तो एक तरफ INA रिलीफ कमेटी की भी स्थापना की गई। किसकी? INA रिलीफ कमेटी की भी स्थापना की गई। बहुत हज़ारों की संख्या में लोगों ने जो है पैसा इकट्ठा किया था। लोगों ने INA के लिए फंड इकट्ठा करने की शुरुआत की थी। एक वकीलों की टुकड़ी भी क्रिएट की गई थी। ठीक है, तो ये सब जो लॉयर्स थे ये अलग अलग पार्टीज से हुआ करते थे, अलग अलग आइडियल्स से बिलोंग करते थे, बट दे ऑल केम टुगेदर जस्ट टू सेफ गार्ड द सोल्जर्स फ्रॉम गेटिंग पनिश्ड बिकॉज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन INA। ठीक है, तो इसको बचाने के लिए बेसिकली INA के सोल्जर्स को बचाने के लिए एक पूरा का पूरा एक तरह से हम कह सकते हैं कि आंदोलन शुरू होता है। इंडिया के न्यूज़पेपर्स के अंदर भी बड़े बड़े आर्टिकल छापे जाते हैं। बोला जाता है कि ये पैट्रियट्स हैं, ये गद्दार नहीं हैं, ये देशभक्त हैं। अगर आप उनको पनिश करोगे तो यूरोपियंस को फिर हम लोग पनिश करेंगे। यहाँ तक बोल दिया जाता है कि इफ़ INA men were not saved, द रिवेंज वुड बी टेकन ऑन द यूरोपियन चिल्ड्रन। ठीक है, क्योंकि हमारे सैनिकों ने कुछ गलत नहीं किया था। तो फिर 12 नवंबर के दिन INA के सपोर्ट को लेकर के INA डे की भी शुरुआत होती है। ठीक है, INA डे की शुरुआत होती है 12 नवंबर के दिन INA के सपोर्ट को लेकर के। ओके, तो हम देखेंगे कि जो INA के सपोर्ट को लेकर INA डे की शुरुआत होती है 12 नवंबर के दिन, और फिर पोस्ट वॉर अपसर्ज जिस प्रकार का उभर के आया था उस पीरियड में, ठीक है, उससे जो है ब्रिटेन काफ़ी फिर भौचक्का रह गया था वो चीज़ देख के। ठीक है, जो पोस्ट वॉर अपसर्ज उभर करके आएगा। ओके, तो 1945 से 46 तक आते आते ब्रिटिश सरकार के अंदर बहुत सारी जो है सीक्रेट रिपोर्ट्स भी उभर करके आ रही थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जो है अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करनी शुरू कर दिए थे कि हमारी जो एग्जिस्टिंग आर्मी है उसके अंदर बहुत बड़ी बगावत होने के चांसेस हैं। बगावत होने का कारण ये है कि हमारे सैनिक जो हैं वो INA के सोल्जर्स के साथ जो है वो एम्पैथाइज करते हैं, क्योंकि INA ज्वाइन करने वाले ज़्यादातर लोग वही थे जो पहले ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स थे। तो आखिर में ये तो एक ही थाली में खाने वाले लोग थे। तो होता है क्या है कि जब INA को पनिश किया जाएगा, जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस है उसके अंदर ये एक सेंटिमेंटल इशू के रूप में उभर करके आएगा।
आर्म्ड फोर्सेस के लोग अब मीटिंग अटेंड करना शुरू कर दिया था उन्होंने। बहुत सारी जगह ऐसी हुआ करती थी जहां ब्रिटिश इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये जानकारी मिली कि एयरफोर्स के लोग भी अब इकट्ठे आ चुके हैं, है ना, आईएनए के सोल्जर्स को मदद करने के लिए। एयरफोर्स के लोगों ने तो चंदा तक कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। दे स्टार्टेड कलेक्टिंग मनी, ठीक है। तो पूरे भारत में फंड कलेक्शन शुरू हो गया। मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, ये सब के सब इनके सपोर्ट में आ गए। तो फिर एक ऐसा माहौल बन गया था 1945-46 तक आते आते। इस पीरियड में इलेक्शंस भी हो रहे थे और तो और आईएनए का जो इशू था वो भी चल रहा था। सब पार्टीज़ जो है आईएनए के सोल्जर्स को सपोर्ट कर रही थी। इंडियन नेशनल आर्मी के अलग अलग सैनिकों को अलग अलग जगह पर कोर्ट मार्शल किया जा रहा था। तो हम देखेंगे कि 1945 के अंदर कोलकाता नाम की जगह के अंदर एक आईएनए के सैनिक के ऊपर जो है कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया चलती है। फिर तो काफ़ी लोगों ने उसको लेकर के प्रोटेस्ट किया और ये प्रोटेस्ट में जो है कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी थे, मुस्लिम लीग के लोग भी थे, कांग्रेस के लीडर्स भी हुआ करते थे। कलकत्ता में पहली बार ये जो प्रोटेस्ट था इसके अंदर जो है वॉयलेंस होने की शुरुआत हुई, ठीक है। और फिर मिलिट्री और पुलिस एक्शन के बाद हमको ये पता चलता है कि वॉयलेंस को जो है सप्रेस किया गया था। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट रियलाइज्ड कि ये कहीं ना कहीं जो है ये आईएनए वाला जो बॉम्ब है वो फूटेगा भविष्य में। फिर हम देखेंगे कि फरवरी 1946 तक आते आते आईएनए के मुद्दे को लेकर फिर हंगामा हुआ, ठीक है। और जब 11 फरवरी 1946 के दिन हम देखेंगे कि आईएनए के मुद्दे को लेकर फिर से हंगामा होगा, ठीक है। एक और आईएनए का सोल्जर था जो 11 फरवरी 1946 के दिन हम देखेंगे कि इस सैनिक का नाम था राशिद अली, ठीक है। और राशिद अली नाम का जो ये सैनिक था इसको इन्होंने 7 साल तक जेल की सज़ा सुना दी 11 फरवरी 1946 के दिन। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि राशिद अली को जिस तरह से पकड़ा गया, उसको जेल में डाला गया, तो इसका रिएक्शन आना बहुत ही लाजमी था। इसके कारण वंस अगेन यू विल फाइंड कि अलग अलग जगह के ऊपर विद्रोह हुआ। कलकत्ता के अंदर से विद्रोह होने की शुरुआत हुई, बम्बई से लेकर अलग अलग पोर्ट सिटीज़ के अंदर जो है रिएक्शन आना शुरू हो गया। ये रिएक्शन के दौरान हमको ये पता चलता है कि 100 से अधिक लोग जो हैं इनफैक्ट मारे जाते हैं। अब राशिद अली के बाद ये विद्रोह रुक जाएगा, बट अगेन वी विल सी के बाय 18 फरवरी 18 फरवरी 1946, ठीक है। बाय 18 फरवरी 1946 वन मोर टाइम देयर विल बी अ रेबेलियन। तो ये बॉम्बे के अंदर से होता है। रॉयल इंडियन नेवी का एक बेसिकली एक सोल्जर हुआ करता था, उसने जो है ब्रिटिश आर्मी की एक शिप हुआ करती थी, इस शिप का नाम था तलवार, ठीक है। तो इसने तलवार के ऊपर, शिप के ऊपर लिख दिया क्विट इंडिया। क्या लिख दिया? क्विट इंडिया, ठीक है। तो इन परिस्थितियों में जब रॉयल इंडियन नेवी के एक सामान्य सैनिक ने क्विट इंडिया लिखा, फिर उसकी पिटाई की जाती है, उसको सप्रेस किया जाता है। सरकार को ऐसा था कि हम ये छोटी मोटी घटनाओं को दबा देंगे, पर ये हो नहीं पाया। एंड वंस अगेन रॉयल इंडियन नेवी रिजल्टेड इनटू म्यूटिनी। ओके, ये म्यूटिनी का परिणाम हमको ये मिलता है कि बॉम्बे के अंदर से जो है विद्रोह की शुरुआत हुई। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी कि कलकत्ता तक विद्रोह पहुंचा और कलकत्ता से आगे विशाखापट्टनम पहुंचा और विशाखापट्टनम से आज के एडन, मतलब कि आज के यमन तक पहुंच गया। गल्फ ऑफ एडन में जो यमन का एरिया है वहाँ तक पहुँच गया। भारत के ईस्ट कोस्ट से लेकर के वेस्ट कोस्ट तक अलग अलग विस्तार में ये पहुँचा। पहले रॉयल इंडियन नेवी के अंदर म्यूटिनी हुई, है ना, ये RIN म्यूटिनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भारत के कंट्री साइड के ऊपर पहुंचती है, भारत के टाउन साइड के ऊपर पहुंचती है। तो शहरों में रहने वाले लोग, गांव में रहने वाले लोगों को अब पता चल रहा है कि सैनिक जो है वो खुद विद्रोह कर रहा है। इस बेसिस के रूप में करीबन 4-5 दिन तक हंगामा हुआ, कंटिन्यूसली शहर के शहर जलते रहे। आखिर में सरकार कभी इसको सप्रेस नहीं कर पाती है।
तो सरकार जाती है कांग्रेस के लीडर्स के पास और मुस्लिम लीग के लीडर्स के पास, और इनको समझाती है कि 100-200 ज़्यादा ले लो पर लैंड करवा दो, ठीक है। इनको कहती है कि देखो आप अपने सैनिकों को कहिए कि वो बैरक्स के अंदर वापस आ जाएं, हम उनको कोई पनिशमेंट नहीं देंगे, पर ये विद्रोह को शांत कर दो, ठीक है। ये ब्रिटिश सरकार कांग्रेस और मुस्लिम लीग से रिक्वेस्ट करती है। आखिर में फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग उभर के आए, जिन्होंने सैनिकों को कहा कि भाई देखिए, वी आर कंटिन्यूसली नेगोशिएटिंग विद द गवर्नमेंट with reference to power transfer and the freedom struggle of this country. You please go back to your barracks and cantonments and you report back. Okay? तो इस बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि आईएनए का जो मुद्दा था, ये आईएनए का मुद्दा अल्टीमेटली जो है आईएनए की म्यूटिनी में कन्वर्ट हो जाएगा। आईएनए की म्यूटिनी, इट वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट म्यूटिनी, और इसको लेकर के ये भी कहा जाता है कि इट वाज द फाइनल नेल, ठीक है, इट वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर के कॉफिन में ये फाइनल नेल के समान थी, जो ये RIN म्यूटिनी थी। तो INA वॉज वन ऑफ द इमीडिएट रीज़न, ये इमोशनल इशू के कारण एग्जिस्टिंग आर्मी में बेसिकली विद्रोह हो गया। इसमें लॉन्ग टर्म रीज़न भी बहुत बड़ा आपको देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म रीज़न इसके लिए मिल रहा था क्योंकि ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस में इंडियंस के साथ वी हैड सीन इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन भी चालू था। इवन आफ्टर 1857 रिवोल्ट होने के बाद भी हम देखेंगे कि भारतीय सैनिकों के साथ डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग प्रकार का हो रहा था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिमिनेशन भी था, इकोनॉमिकली भी देखने को मिलेगा डिस्क्रिमिनेशन, कल्चरली भी देखने को मिलेगा, इवन खाने पीने को लेकर भी डिस्क्रिमिनेशन था। आपकी जो सैलरी है वो अंग्रेज़ों जैसी नहीं थी, आपका खाना पीना अंग्रेज़ों जैसा नहीं था, इंडिया को ज़्यादा, या फिर हम कह सकते हैं कि इंडियंस को ज़्यादा अच्छी ट्रीटमेंट्स नहीं दी जा रही थी। ओके, तो भारतीय सैनिकों को ये इशू भी था कि हमको रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं किया जाता। तो सैनिकों का मुद्दा पहले से वही पुराना वाला था, ठीक है। पर वो तो क्या हुआ था कि 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने कैसे भी करके चीज़ों को सप्रेस कर दिया था। वी विल सी कि 11 फरवरी 1946 के बाद, जब 18 फरवरी 1946 के दिन जब सेकंड टाइम RIN म्यूटिनी हुई, तो उसके बाद सरकार उसको रोक नहीं पाती है। इनफैक्ट इस पीरियड में एक पूरी कमेटी बनती है। ये कमेटी ने एक पूरी की पूरी अपना प्रपोज़ल दिया था कि दीज आर द डिमांड्स दैट वी वांट, अनटिल एंड अनलेस डिमांड्स आर नॉट मेट वी विल नॉट गो बैक, ठीक है। तो एक लीडर हुआ करते थे MS खान, ठीक है। तो इनकी अध्यक्षता में ये नेवल कमेटी बनेगी। तो इन्होंने RIN म्यूटिनी में लीड किया था एंड ही प्रेजेंटेड अ सीरीज ऑफ चार्टर एट दैट टाइम, जिसके थ्रू हम देखेंगे कि ये तीनों के तीनों विद्रोह हुए। 1945 में पहला विद्रोह 21 नवंबर को हुआ, ओके। उसके बाद 11 फरवरी को हुआ 1946 में, और उसके बाद हुआ 18 फरवरी को 1946 में, ठीक है, तीसरा विद्रोह। तो ये तीसरे विद्रोह तक आते आते हमको बहुत ही क्लियर कट एविडेंस देखने को मिलते हैं कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। यहाँ ब्रिटिश सरकार को बहुत ही बड़ा बैकफुट झेलना पड़ा था। कांग्रेस जो है इस म्यूटिनी को ऑफिशियली सपोर्ट नहीं करती है, पर कांग्रेस को पता था कि हम इसको कैसे गाइड कर सकते हैं साइड में रह कर के भी। तो सरकार को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। गांधी जी इस पीरियड के समय पर थोड़ा बहुत एक न्यूट्रल स्टांस हासिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गांधी जी को पता था कि वल्लभ भाई पटेल ऑलरेडी ये मुद्दे के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो गांधी का ये मानना था कि आप लोग जो है लीडर्स के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, सोल्जर्स को ये कहा गया, इसके थ्रू इसका सॉल्यूशन लीडर्स लेकर के आएंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये तीन विद्रोह या फिर इनको हम कह सकते हैं 3 अपसर्जेस के रूप में इनको कहा गया है, ठीक है। ये 3 अपसर्जेस अल्टीमेटली कंक्लूड होते हैं
in the form of RIN mutiny. ओके, तो वी विल फाइंड कि पोस्ट वॉर अपसर्जेस के रूप में RIN म्यूटिनी created one of the biggest impact that time, resulting into the British government immediately declaring, ठीक है, कि भाई INA के जितने भी सोल्जर्स हैं इन सभी को हम मुक्ति दे देंगे, इनके ऊपर कोई भी कोर्ट मार्शल की एक्टिविटी नहीं चलाएंगे until and unless they are proven of any kind of violent crimes. ठीक है, दूसरा जो RIN म्यूटिनी हुई उसको देख के सरकार के अंदर इतनी फड़फड़ाहट आ गई थी और इसी फड़फड़ाहट का परिणाम था कि सरकार ने तात्कालिक रूप में कैबिनेट मिशन की घोषणा की। आप देखोगे तो फरवरी 1946 में ही RIN म्यूटिनी हुई और फरवरी 1946 में ही कैबिनेट मिशन आया। ठीक है, तो ऐसा कैसे फिर अंग्रेज़ों का हृदय परिवर्तन हो गया इतनी जल्दी, है ना? क्योंकि आपने तो 1945 के अंदर जब इलेक्शन करवाए थे अंग्रेज़ों ने, ये इलेक्शंस के बाद तो आप सोच रहे थे कि भारत में यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ेगी तो चीज़ों में स्टेबिलिटी आएगी, है ना? भारत में कोई भी प्रकार का विद्रोह होने का स्कोप कम हो जाएगा, हम 15-20 साल और खींच देंगे। और इन इलेक्शंस में मुस्लिम लीग ने भी आपके हिसाब से अच्छा काम किया था, है ना? पर आपको RIN म्यूटिनी ने हिला के रख दिया, क्योंकि RIN म्यूटिनी ने भारत के आर्म्ड फोर्सेस को रेबेलियस बना दिया था। अब ब्रिटिश साम्राज्य को नॉर्मली दो ही इंस्टीट्यूशंस तो चला रहे थे, एक था सिविल सर्विसेज और सिविल सर्विसेज तो ऑलरेडी इस पीरियड तक इंडियनाइज हो चुका है। आफ्टर द RIN म्यूटिनी द आर्म्ड फोर्सेस ऑल्सो स्टार्टेड इंडियनाइजिंग। ओके, सिविल सर्विसेज जो था वो 1937 के इलेक्शंस के बाद से ही धीरे धीरे उसको समझ में आ गया था कि आज नहीं तो कल सत्ता किसकी तरफ जानी है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न द सिविल सर्वेंट स्टार्टेड बिहेविंग इन अ वेरी न्यूट्रल वे और वी कैन से प्रो इंडियन वे। तो जब RIN म्यूटिनी हुई तब सिविल सर्वेंट्स तब अंग्रेज़ों की जो है RIN म्यूटिनी के बाद अंग्रेज़ों की अकल ठिकाने आ गई। अलग अलग प्रकार के प्लान इन्होंने बनाने शुरू कर दिए थे कि इस प्रकार का विद्रोह होगा तो कराची से इतने लोग निकाले जाएंगे, बॉम्बे से इतने लोग निकाले जाएंगे, कलकत्ता से इतने, हमारे पास कितने जहाज़ है, हम कैसे यहाँ से जा सकते हैं, कितने एयरक्राफ्ट हैं हमारे पास, वॉइस रॉय को छुड़ाने के लिए किस तरह से हम लोग रास्ता निकालेंगे। तो यू कैन इमेजिन कि इस तरह के प्लान ये लोग बनाने लगे थे, तो RIN म्यूटिनी का कितना बड़ा इम्पैक्ट रहा होगा। और फिर ये फाइनली RIN म्यूटिनी के बाद जो है कैबिनेट मिशन को भेजेंगे। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन जो है अल्टीमेटली ये भारत की आज़ादी की नींव रखेगा। तो मैंने कहा आपको 3 विद्रोह होते हैं, है ना? पहला 1945 के नवंबर के अंदर, दूसरे में हमने देखा था कि कैसे राशिद अली नाम के एक अधिकारी को पकड़ा और उनको 7 साल की जेल की सज़ा दी जाती है। तीसरा हम देखेंगे कि 18 फरवरी 1946 के दिन होगा, जब एक बोट थी, बोट का नाम था तलवार, और तलवार नाम की बोट के ऊपर जो है उस बोट के ऊपर क्विट इंडिया लिख दिया गया था एक सैनिक के द्वारा। ठीक है, तो बोट के ऊपर जो है एक सैनिक के द्वारा क्विट इंडिया लिखा गया था, उससे थर्ड अपसर्ज की शुरुआत हुई थी। तो इस सैनिक का नाम याद रखिएगा आप, इस सैनिक का नाम था BC दत्त। ठीक है, जिन्होंने क्विट इंडिया लिखा था बोट के ऊपर। तो पहले बैरक्स के अंदर जो सैनिक थे, आर्मी के कैंटोनमेंट में सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह किया। फिर धीरे धीरे शहर के लोगों ने विद्रोह किया। ये विद्रोह बॉम्बे से शुरुआत हुई इसकी, बॉम्बे से कराची में पहुंचा, कराची से आप फिर ये देखोगे तो मद्रास की तरफ भी जाता है, विशाखापट्टनम की तरफ जाएगा, फिर अंडमान और निकोबार में भी विद्रोह होता है, और फाइनली बहरेन और एडन, जहाँ पर बेसिकली गल्फ़ की कंट्रीज़ के अंदर जो ब्रिटिश नेवी पोस्टेड थी उसके कैंटोनमेंट में, वहाँ पर भी इंडियन सोल्जर्स का विद्रोह होता है। तो भारतीय सेना के साथ साथ भारत की एयरफोर्स में भी ये विद्रोह का परिणाम हमें देखने को मिलेगा। शहर के लोगों ने ज्वाइन कर दिया, गांव के लोगों ने ज्वाइन कर दिया। INA ट्रायल्स इसका एक फंडामेंटल रीज़न था इस RIN म्यूटिनी के पीछे का। तो जो ये ट्रायल्स थे INA के, ये इमीडिएट रीज़न के रूप में थे, पर अगर हम लॉन्ग टर्म रीजंस की बात करें तो वही पुराने वाले रीजंस देखने को मिलेंगे, जहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है सुपीरियर ऑफिसर्स के द्वारा, एब्यूज़ होते हैं,
भारतीय सैनिकों के साथ उन्हें अनपैलेटेबल फूड खाने के लिए दिया जाता है। तो एक INA कमेटी की स्थापना की जाती है, नेवल कमेटी की स्थापना ड्यूरिंग दिस रेबेलियन, और कहा गया कि हमारी कुछ डिमांड्स हैं, ये डिमांड्स सरकार को माननी पड़ेंगी। सरकार को लग रहा था कि इसको कैसे भी करके हम सप्रेस कर देंगे, पर कुछ हो नहीं पाया, और आखिर के अंदर वी विल सी कि जिस प्रकार का विद्रोह हुआ, ये विद्रोह को रोकने के लिए सरकार ने फिर वल्लभ भाई पटेल को अपॉइंट किया और दूसरी साइड के ऊपर जिन्ना को भी अपॉइंट किया। इन लोगों को कहा कि जाकर के इसका सॉल्यूशन लेकर के आइए, हम लोगों की तो हालत खराब हो जाएगी वरना। फाइनली जिन्ना एंड पटेल वर एबल टू काउंटर द सोल्जर्स टू गो बैक टू द बैरक्स, कि भाई आप थोड़ा शांत हो जाइए। तो तीनों की तीनों अपसर्जिस की इम्पैक्ट ये होती है ना। तो हमने क्या हुई इन तीनों अपसर्जिस की इम्पैक्ट, एक तो ये कि हमने बहुत ही निडरता के साथ ये विद्रोह किया, ठीक है। दूसरा, आपको एक लिबरेटिंग अफेक्ट के रूप में भी चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि सैनिकों के अंदर का जो विद्रोह था, ये वही सैनिक थे कल तक जो आम नागरिक को दबा रहे थे, अब वही विद्रोह कर रहे हैं। तो फाइनली ब्रिटिश रूल के एंड की शुरुआत थी, क्योंकि उसके बाद अब कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं बचा है जो ब्रिटिश को भारत के अंदर कंसोलिडेट करने में मदद कर पाए। वी विल फाइंड कि ये INA की जो म्यूटिनी थी बहुत ही सिग्निफिकेंट थी। इनफैक्ट इस पीरियड के समय पर हम देखेंगे कि कम्युनल राइट्स भी जो हैं भारत में नहीं होंगे, ठीक है। कम्युनल राइट्स इस पीरियड में नहीं होंगे, ठीक है। थोड़ी बहुत कम्युनल यूनिटी भी देखने को मिलेगी हमें, हिंदू और मुस्लिम थोड़ा बहुत एक भी हुए थे। तो इनफैक्ट हमको यहाँ पर पता चलता है कि बाकी अलग अलग जगहों पर लोगों के द्वारा स्ट्राइक भी होती है, 1 लाख से ज़्यादा लेबर्स के द्वारा स्ट्राइक होती है। कम्युनल यूनिटी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलती है, बट कुछ कुछ एरियाज़ में आपको थोड़ा बहुत कम्युनलिज्म के एग्जाम्पल भी मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ कुछ सोल्जर्स ने जब विद्रोह किया तो उसके बाद वो जिन्ना के पास गए उसकी मदद मांगने के लिए कि भाई देखिए हम मुस्लिम सैनिक हैं, आप हमको बताओ अब क्या करना चाहिए। कुछ सोल्जर्स ऐसे थे जो कांग्रेस लीडर्स के पास जाते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं व्हेन द मुस्लिम सोल्जर्स ऑफ द इंडियन आर्मी रिवोल्टेड दे स्टार्टेड सीकिंग हेल्प फ्रॉम जिन्ना। ऑथर्स के द्वारा माना गया है कि कहीं ना कहीं एक कम्युनल पर्सपेक्टिव भी निकल के आया था। तो ओवरऑल हमको ये पता चलता है कि इट वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। आखिर में सरकार ने आदेश दिया कि भाई ओनली दोज INA मेंबर्स हु आर एक्यूज्ड ऑफ ब्रूटल ट्रीटमेंट टू देयर फेलो प्रिजनर्स, उनको ही हम कोर्ट मार्शल करेंगे। सादी भाषा में नो वन विल बी कोर्ट मार्शल्ड। कैबिनेट मिशन भेजा गया क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि इलेक्शंस की दाल गलने वाली नहीं थी। याद रखिएगा कि कांग्रेस ने इन विद्रोह को ऑफिशियली सपोर्ट नहीं किया था। गांधी जी ने कहा था सोल्जर्स को कि देखो मैं आपका ऑफिशियली सपोर्ट नहीं करता हूँ, पर आप हमारे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, हम सरकार के साथ नेगोशिएट करेंगे, आपके मुद्दों का बेसिकली हम सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। तो इस पीरियड के अंदर इलेक्शंस हुए थे। ये इलेक्शंस में मुस्लिम लीग ने बहुत बड़ा एक्सट्रीम कम्युनलिज्म का एजेंडा चलाया था। ये एक्सट्रीम कम्युनलिज्म में बड़ी फंडिंग की शुरुआत भी होती है। आप देखोगे इस तरह से मुस्लिम्स के अंदर एक आइडेंटिटी क्रिएशन की शुरुआत हो जाती है। बोला जाता था मुस्लिम लीग के द्वारा, तुम हमको अगर वोट नहीं दोगे तो मतलब तुम मुसलमान को वोट नहीं दोगे, तुम इस्लाम को वोट नहीं दोगे, ठीक है। लोगों को कहा जाता था कि देखो मुस्लिम को वोट दो वरना हम सब के सब मारे जाएंगे। इस बेसिस के रूप में मुस्लिम लीग वॉज एबल टू विन 86% ऑफ द मुस्लिम वोट्स, ओके। 30 सीटें तो इनकी लगभग 30 सीटें इनकी संसद में आई थी, ठीक है। ऑल्सो दे वर एबल टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इन मल्टीपल स्टेट्स। पंजाब में ये लोग नहीं बना पाए थे, पर बंगाल और सिंध में ये बना पाएंगे। तो मुस्लिम लीग उसको पता था कि अब हम पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। एक साइड के ऊपर RIN म्यूटिनी हुई, INA के सोल्जर्स को जो सज़ा हो रही थी उसके अगेंस्ट RIN म्यूटिनी के अंदर 3 अपसर्जिस हुए। दूसरे साइड के ऊपर कैबिनेट मिशन की रचना की जाती है। तो कैबिनेट मिशन में जो है भारत के अंदर 3 लोग आएंगे कैबिनेट मिशन में, ठीक है। एक हमको देखने को मिलेंगे पैथिक लॉरेंस, ओके। एक मिलेंगे हमें स्टैफर्ड क्रिप्स।
इसके अलावा एक तीसरा व्यक्ति जो था वो था एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। तो ये जो स्टैफर्ड क्रिप्स था ये वही बंदा है जो 1942 के अंदर मार्च महीने में ऑलरेडी एक बार भारत में आ चुका है जब क्रिप्स मिशन हुआ था। इसको हमने भगा दिया था कि तुम तो पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हो, ठीक है। तो ये तीनों को कहा गया कि भाई भारत का कोई सॉल्यूशन निकाल के दो। ये सॉल्यूशन के रूप में भविष्य में भारत के लिए क्या हो सकता है इसके बारे में बताओ, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन भारत के अंदर आया। कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव बनाने की शुरुआत की फरवरी 1946 में, ठीक है। फरवरी 1946 में जो है कैबिनेट मिशन की रचना की जाती है। ये कैबिनेट मिशन अलग अलग लोगों से मिलेगा, अलग अलग कम्युनिटीज़ को मिलेगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलेगा। और मई 1946 तक आते आते इन्होंने कैबिनेट मिशन ने दे फॉर्म्ड देयर ओन प्लान, ओके। और ये प्लान के थ्रू कैबिनेट मिशन ने भारतीय लोगों को बताने की कोशिश की कि हम भारत के लिए क्या करना चाहते हैं। अब कैबिनेट मिशन को किस पर्सपेक्टिव से बेसिकली भेजा गया था, तो वो ये था कि कैबिनेट मिशन एक तरह से एक अंग्रेज़ों की टाइम बाइंग टेक्निक थी, ठीक है। इट वॉज अ टाइम बाइंग टेक्निक। दूसरा कैबिनेट मिशन ये भी दर्शा रहा था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग कोई एग्रीमेंट के ऊपर नहीं आएंगे खुद से, और इसलिए ब्रिटिश इंटरवेंशन की आवश्यकता है। भारत में जिस तरह से हड़ताल हो रही थी, आंदोलन हो रहे थे, विद्रोह हो रहा था, उसको लेकर भी बेसिकली कैबिनेट मिशन को भेजा गया था और कहा गया कि देखिए किस तरह से भविष्य के अंदर भारत में डिवीज़न हो सकता है, उसकी रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो कैबिनेट मिशन के लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी, उसको अपना प्लान पूरा तैयार करना था। ये प्लान में लॉन्ग टर्म प्लान भी था और शॉर्ट टर्म प्लान भी था। ये भी देखना था कि पाकिस्तान बनाया जा सकता है या नहीं, अगर पाकिस्तान बनाया जाएगा तो पार्टीशन को कैसे लागू करेंगे। तो इस बेसिस के रूप में इन्होंने कैबिनेट मिशन को देखा कि कैबिनेट मिशन ने देखा कि पाकिस्तान की मांग जहाँ जहाँ हो रही है, खास करके ईस्ट में और वेस्ट में हो रही है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि इन सभी जगहों पर खाली अकेले मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज़ नहीं हैं, यहाँ पर बाकी कम्युनिटीज़ भी हैं, जैसे हिंदू हैं, सिख हैं, है ना। इनके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। तो एक तो पहले कैबिनेट मिशन को पता चलता है कि पाकिस्तान की डिमांड फुलफ़िल करना बहुत ही मुश्किल है। उसने ये भी देखा कि भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है अंग्रेज़ों के द्वारा, उसको कैसे डिवाइड करेंगे। उसको ये भी डर था कि आर्मी को कैसे डिवाइड करेंगे, उसको ये भी डर था कि रजवाड़ों का क्या होगा, ठीक है। आखिर के अंदर आपने कैबिनेट मिशन ने दो पाकिस्तान बनाने की जो मांग थी, एक ईस्ट में और वेस्ट में, और बीच में जो इंडिया आ रहा था, तो इसको कैसे मैनेज करना है उसको लेकर के कन्फ्यूजन थी कैबिनेट मिशन के अंदर। फिर उसके बाद एंड में कैबिनेट मिशन ने डिसाइड किया कि हम अपना एक प्लान तैयार करते हैं, और इस प्लान में फाइनली इन्होंने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान को सीधे सीधे तौर के ऊपर बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो बेस्ड ऑन द जोग्राफिकल पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर इश्यूज़, तो पाकिस्तान को बनाना मुश्किल है। तो इस बेसिस के रूप में कैबिनेट मिशन ने नया प्रपोज़ल दिया। उसने कहा कि हम यूनियन के रूप में जो है भारत को चलाएंगे। वी विल हैव एन इंडियन यूनियन, ओके। ये इंडियन यूनियन में अल्टीमेटली हम प्रोविंसेस को इंक्लूड करेंगे और साथ ही साथ जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको भी इंक्लूड कर देंगे। इस यूनियन के थ्रू अल्टीमेटली जो डिफेंस होगा, जो एक्सटर्नल अफेयर्स होगा, और जो कम्युनिकेशंस होगा, ठीक है, ये जो तीन मुद्दे हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगे, ठीक है। और बाकी सारी जो मुद्दे हैं या बाकी सारी जो पावर्स हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दे दी जाएंगी। तो इस तरह से एक हम कह सकते हैं कि क्वाजी फेडरल पॉलिसी को अपनाने की कोशिश कर रहा था कैबिनेट मिशन, ठीक है। इन्होंने कहा कि प्रोविंसेस को कहेंगे कि आपको जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जा रही है, आप अपने हिसाब से शासन चला सकते हो। इन्होंने तो वहाँ तक प्रपोज किया था कि प्रोविंसेस के हाथ में जो है हम लोग रेजिडुअरी पावर भी दे देंगे, ठीक है। प्रोविंसेस को रेजिडुअरी पावर्स भी दे देंगे।
तो इस तरह से इन्होंने ये पॉलिसी अपनाने की कोशिश की थी। प्रोविंसेस को ये भी कहेंगे कि आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के रूप में अपना शासन चला सकते हो, आपको रेजिडरी पावर भी देंगे, तो सो दैट वो डिसाइड करें कि क्या चीज़ करनी है और कैसे करनी है। तो जब भारत का संविधान बनाएंगे यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोविंसेस के कुछ लोग यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी आएंगे। बाकी इसके अलावा ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट से भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो लोग अपने मेंबर्स को भेजेंगे। तो यानी कि कुछ लोग इलेक्टेड होंगे जो प्रोविंशियल असेंबली से आएंगे, और कुछ लोग नॉमिनेटेड होंगे जो प्रिंसली स्टेट से आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर आपको जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं जैसे कि बॉम्बे, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, है ना, तो इस तरह से ये जितने भी स्टेट्स हैं उनके मेंबर्स, ठीक है, उन सब का जो है ग्रुपिंग की जाएगी, ऐसा कैबिनेट मिशन के द्वारा कहा गया। तो उसने कैबिनेट मिशन ने बताया कि देखिए भारत में जैसे वेस्ट में जो है मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स हैं, इनका एक अलग से ग्रुप बना सकते हैं, जो फिर हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स हैं उनका एक अलग से ग्रुप बना सकते हैं, और ईस्ट में जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स हैं उनका अलग से ग्रुप बना सकते हैं। तो कैबिनेट मिशन ने ये प्लान किया कि सेंट्रल भारत के अंदर खास करके जो हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स हैं जहां कांग्रेस ऑलरेडी डोमिनेट कर रही है, उन सब राज्यों का एक ग्रुप बनेगा, ठीक है, विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, एक ग्रुप यहाँ पर बैठेगा ग्रुप ए के रूप में। ठीक है, तो दूसरा एक ग्रुप ए हो गया। दूसरा आपका मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स जो होंगे वेस्ट के, है ना, वो यहाँ पर बैठेंगे ग्रुप बी के रूप में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। और इसके अलावा तीसरा ग्रुप ईस्ट इंडिया के अंदर का असम बंगाल वाला, ये ग्रुप सी के रूप में बैठेंगे। ठीक है, तो इन सब के मेंबर्स अल्टीमेटली जो है यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक है, और इन्होंने कैबिनेट मिशन ने ये भी इम्प्लाई करने की कोशिश की कि जो चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस है वो भी, उनको भी ऑप्शन दिया जाएगा कि तुमको ग्रुप ए में जाना है, बी में जाना है या सी में जाना है, वो जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। ठीक है, इसमें कैबिनेट मिशन के द्वारा ये भी कहा गया कि ये जो ग्रुप थे, ये ग्रुप अपना ग्रुप का संविधान भी बनाएंगे। दे विल बी फॉर्मिंग अ ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, बिकॉज हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोविंसेस अपना भी खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। तो एक तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन तो बनेगा ही भारत में, पर ग्रुप्स का भी खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, और तो और प्रोविंसेस का भी एक अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो यहाँ पे एक तरह से आपको जो है 3 टियर सिस्टम देखने को मिलेगी। ठीक है, 3 टियर सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ द क्वाजी फेडरल और वी कैन से अ यूनियन सिस्टम। तो एक यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अलावा ग्रुप का कॉन्स्टिट्यूशन होगा हर एक ग्रुप का, और फिर एंड में प्रोविंस का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इसमें ये बोला गया कि ये जो ग्रुप्स में के जो आपने एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि ग्रुप ए में बॉम्बे होगा, सीपी होगा, मद्रास होगा, है ना, ग्रुप बी में सिंध होगा, बलूचिस्तान होगा, ग्रुप सी में असम होगा, बंगाल होगा। तो इसमें ये बोला गया कि अगर बॉम्बे को ग्रुप ए से ग्रुप बी में जाना है, सपोज़ पंजाब को ग्रुप सी में जाना है, बंगाल को ग्रुप ए में जाना है, तो क्या वो आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि आ सकता है। अगर कोई भी प्रोविंस जो है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में अपनी पार्टी बदलना चाहता है, दैट कैन ऑल्सो बी डन, बट उसके लिए आपको जो है वेट करना पड़ेगा। अगर पूरे के पूरे आपको ग्रुप का कॉन्स्टिट्यूशन बदलना है तो उसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। even if one province want to change the group, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाना चाहती है वो प्रोविंस, तो 5 साल के बाद जो है वो प्रोविंस डिसाइड कर सकती है। ठीक है, तो एक बार इलेक्शन होने दो, फिर 5 साल तक वेट करो। ओके, अगर पूरे के पूरे ग्रुप ए के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर डिसाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल, कि हमने जो संविधान बनाया है उसमें मज़ा नहीं आ रहा, तो इस तरह से जो है उनको फिर 10 साल का वेट करना पड़ेगा संविधान बदलने के लिए। तो यानी कि एक तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कूलिंग पीरियड जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम था, ये सिस्टम को
लॉन्ग टर्म प्लान के थ्रू, भारत के अंदर एक साजिश के थ्रू इन्होंने इनफैक्ट एस्टेब्लिश किया। इनडायरेक्टली जिन्ना को ये सपना दिखाया गया कि भविष्य में जो ग्रुप बी और ग्रुप सी होंगे, ठीक है, वो पाकिस्तान के रूप में निर्मित होंगे। तो अब कैबिनेट मिशन ने जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बात की थी, उसमें उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे ये सब कहा था कि ग्रुप बी में ऐसे राज्य होंगे जो बेसिकली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से होंगे, जैसे पंजाब सिंध वाले स्टेट्स होंगे जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है। ग्रुप सी के अंदर बंगाल और आसाम होगा जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो अगर भविष्य में ग्रुप बी और सी जो है अपना मर्जर चाहते हों तो आप 10 साल के बाद अल्टीमेटली ये चीज़ कर सकते हो। तो जिन्ना वॉज लाइक कि ये ग्रुपिंग अल्टीमेटली पाकिस्तान की तरफ जा रही है। कांग्रेस वॉज लाइक कि ये जो ग्रुपिंग का एग्जाम्पल दिया है ये एक एग्जाम्पल के रूप में ही देखना है, ये ग्रुपिंग जो है ये हम खुद डिसाइड करेंगे। द ग्रुपिंग वॉज नॉट कंपल्सरी अकॉर्डिंग टू द कांग्रेस, ठीक है। अल्टीमेटली कांग्रेस का ये मानना था कि ग्रुपिंग कंपल्सरी नहीं है। ये तो आपने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से खाली और खाली एग्जाम्पल दिया था, जबकि जिन्ना का ये मानना था कि ग्रुप बी और ग्रुप सी अल्टीमेटली भविष्य में पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। तो कैबिनेट मिशन को लेकर अलग अलग प्रकार की ओपिनियन बनना शुरू हो गई। तो जब कैबिनेट मिशन से पूछा गया कि क्या ग्रुपिंग जो है वो कंपल्शन है या ऑप्शनल है, तो इस पीरियड में कैबिनेट मिशन ने कुछ नहीं कहा। सरकार ने कहा कि वो आप डिसाइड करेंगे, हम नहीं करेंगे। सरकार चुप रहती है। इन्होंने कैबिनेट मिशन के थ्रू भारत में संवैधानिक सभा की बात की और कहा कि जितनी भी प्रोविंशियल असेंबली होगी वो अपने मेंबर्स को भेजेगी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये लोग जो है भारत का संविधान बनाएंगे। तो एक साइड के ऊपर भारत के प्रिंसली स्टेट्स, दूसरी साइड के ऊपर ब्रिटिश प्रोविंसेस, ये सब के सब इकट्ठे हो जाएंगे। ब्रिटिश प्रोविंसेस को अपना संविधान बनाने का अधिकार जो है तात्कालिक रूप से दिया जाता है, वो अपने हिसाब से ग्रुपिंग कर सकते थे। कैबिनेट मिशन का ये भी मानना था कि जो ग्रुपिंग्स होने वाली है ए बी सी में डिवाइड करोगे, उसके बाद फिर तुम ग्रुप का कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे, इसके बाद यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे और फिर प्रोविंस का भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे। तो ये बहुत ही लंबी प्रोसीजर है और इसको कराने के लिए 2-3 साल तो लग ही जाएंगे। तो फिर तात्कालिक रूप से एक इंटरिम गवर्नमेंट भी बना देते हैं, ये कैबिनेट मिशन का मानना था। तो ये इंटरिम गवर्नमेंट में किसमें इंटरिम गवर्नमेंट में बोला जाता है कि जितनी भी पार्टीज़ हैं, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे मुस्लिम लीग हो या और भी पार्टीज़ हों, इन सब के जो है दो चार लोग ये इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे। इनको अलग अलग प्रकार के पोर्टफोलियोज दे देंगे और फिर वॉइस रॉय जो है इस गवर्नमेंट का अध्यक्ष होगा। तो इस बेसिस के रूप में वी विल सी कि भारत की प्रोविंशियल असेंबलीज जो हुआ करती थी, इन्होंने अपने मेंबर्स को भेजना शुरू कर दिया इन द यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। कुछ मेंबर्स प्रिंसली स्टेट के द्वारा भी भेजने की शुरुआत होती है और यहाँ से ही भारत की संवैधानिक सभा की फाउंडेशन रखी गई। तो आपने सुना ही होगा वी हैड 389 मेंबर्स इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और जो ये 389 मेंबर्स थे उसमें पार्टली नॉमिनेटेड थे और पार्टली इलेक्टेड मेंबर्स थे। ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे ये इसलिए थे क्योंकि रजवाड़ों ने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर अपने मेंबर्स को भेजा तो देवर ऑल नॉमिनेटेड मेंबर्स, ओके। और जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ के द्वारा जो सदस्य भेजे गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भारत के अलग अलग स्टेट्स से, ये सब इलेक्टेड मेंबर्स हुआ करते थे, ठीक है। क्योंकि कैबिनेट मिशन ने कहा था कि डायरेक्ट इलेक्शन तो सीधे सीधे तौर के ऊपर होने मुश्किल है, तो राज्यों की जो विधानसभा है वो अपने लोगों को भेज दे। तो इस बेसिस के रूप में ये सब इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। तो एक साइड के ऊपर यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कुछ कुछ लोगों को कहा गया कि आप लोग एक इंटरिम गवर्नमेंट के रूप में मिलना भी शुरू कर दो। तो ये 389 में से 292 मेंबर्स जो थे वो प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा भेजे जाएंगे थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन जो ये था इट वाज विद अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। तो ये वही सिस्टम है जो आज की राज्यसभा के चुनाव में यूज़ होता है आज की डेट में। वही प्रक्रिया आपको उस पीरियड के अंदर देखने को मिलेगी, इनडायरेक्ट इलेक्शंस विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम।
तो रजवाड़े भी अपने नॉमिनेटेड मेंबर्स को भेजेंगे। ओके, तो इस बेसिस के रूप में प्लान ये था कि ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के मेंबर्स अलग अलग सेपरेटली बैठेंगे। वो अपनी प्रोविंस का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएंगे, अपनी यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएंगे और अपने ग्रुप का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएंगे। इन लोगों के बीच में यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें कॉमन रखी जाएंगी और उसके अलावा बाकी जो रेजिडुअरी पावर्स हैं वो जो है प्रोविंसेस के पास ही होंगी। तो यहाँ पर एक वीक सेंटर हमें देखने को मिलेगा। उसके अलावा एक 3 टियर सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। ये 3 टियर सिस्टम के थ्रू यूनियन के पास लिमिटेड पावर्स हुआ करते थे। बाकी का जो पावर था वो ग्रुप के पास था और ग्रुप का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता था। उसके बाद रेजिडुअरी पावर तो फिर प्रोविंसेस के पास थे ही, और यानी कि ये सब जो है एक पावरफुल अथॉरिटी के रूप में देखने को हमें मिलेंगी। तो कैबिनेट मिशन ने ये भी प्लान किया था कि 10 साल के बाद पूरा का पूरा ग्रुप का या और जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी आप बदल सकते हो। ठीक है, ग्रुप बी और ग्रुप सी वालों को ऐसा था कि अल्टीमेटली हम लोग पाकिस्तान की तरफ चले जाएंगे 10 साल के बाद। बट जिन्ना वॉज लाइक कि 10 साल कौन वेट करेगा, है ना। 10 साल तक वेट करना पड़ेगा ग्रुप का कॉन्स्टिट्यूशन अगर बदलना हो तो, इतना लंबा वेट तो नहीं हो पाएगा। तो होता क्या है कि कैबिनेट मिशन ने चीज़ों को बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर दिया था। जैसे आज की तारीख में शायद आपको ये चीज़ अभी समझने में कॉम्प्लिकेशन हो रही हो, आसानी से समझ नहीं आ रहा हो, तो आप सोचिए कि आज से 70 साल पहले कैसे कॉम्प्लिकेशन समझ में आती होंगी लोगों को, है ना। उस समय तो उतनी लिटरेसी भी नहीं थी, उतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। तो इस तरह से टोटल कैबिनेट मिशन अगर लागू किया होता तो भारत में लगभग 15-20 संविधान बन जाते। ठीक है, 11 संविधान तो उस समय 11 राज्यों के ही होते, है ना। उसके अलावा 3 ग्रुप के संविधान होते, एक यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन होता, तो इस तरह से 15 संविधान तो हो ही जाते, है ना। तो इंडिया में आज की तारीख में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, और अगर कैबिनेट मिशन के हिसाब से हम लोग चलते तो 15 संविधान हमको मिल जाते। रेजिडुअरी पावर आपके स्टेट्स को मिल जाता अगर वो चीज़ फॉलो हुई होती, है ना। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बन जाता एक तरह से उस पीरियड में। तो कैबिनेट मिशन ने ये चीज़ें जानबूझ के की थी। दे वर अवेयर अबाउट दिस पार्ट कि कैसे भारत को गेम के थ्रू ख़त्म करना है। ठीक है, तो बाकी इसके अलावा रजवाड़ों को ऑप्शन दिया जाता है कि तुम्हारे ऊपर पैरामाउंटसी ख़त्म हो जाती है, तुम यहाँ पे भारत सरकार के साथ एग्रीमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। अगर तुमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज्वाइन करना है तो तुम अपने सदस्यों को भेज सकते हो। अगर वो भी नहीं करना तो अलग से सरकार के रूप में आप अलग से डील कर सकते हो, है ना। आप सरकार से अलग से डील कर सकते हो। तो रजवाड़ों के मन के अंदर तो एक तरह से लड्डू फूट जाता है कि देखो भाई, हम तो संविधानिक सभा में अगर अपना सदस्य नहीं भेजते तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हमको तो कैबिनेट मिशन ने ऐसे भी छुट्टी दे दी। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन एक वीक सेंटर छोड़ के जा रहा था। रजवाड़ों को ऑलमोस्ट फ्रीडम देने की बात की गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, रेजिडोरी पावर स्टेट्स के पास आ चुका है, ग्रुप्स के ऊपर ग्रुप बनाने की बात की गई, है ना। तो आखिर के अंदर यहाँ पे जब इंटरप्रिटेशंस की बात हुई तो कांग्रेस ने कहा कि भाई देखो, ग्रुपिंग्स खाली और खाली ऑप्शनल हैं। ठीक है, ये ग्रुपिंग्स जो हैं ये कंपलसरी नहीं हैं, ये तो एक एग्जाम्पल के रूप में है, ऐसा कांग्रेस के द्वारा कहा गया। दूसरा, कांग्रेस का ये भी मानना था कि आप एक साइड के ऊपर अगर कंपलसरी ग्रुपिंग करोगे तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी, क्योंकि अगर ग्रुपिंग्स कंपलसरी हो जाएंगी तो प्रोविंसेस की ऑटोनॉमी तो खत्म होगी। लेट द प्रोविंसेस डिसाइड वेयर दे वांटेड टू सिट, वो राज्य को डिसाइड करने दो कि कहाँ पे उनको बैठना है, ए में बैठना है कि बी में बैठना है कि सी में बैठना है। ठीक है, तो एक साइड के ऊपर कैबिनेट मिशन ने हंगामा किया, भारत की संवैधानिक सभा होती है, ये सभा के लिए इलेक्शंस होते हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर इलेक्शंस हुए, वहाँ से कुछ कुछ लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेज दिया गया। तो कांग्रेस ने 200 से अधिक सीटें जीती कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, है ना। कांग्रेस ने मोर देन 200 से ज़्यादा सीटें जीती। वहीं मुस्लिम लीग ने लगभग 73 के आसपास सीटें जीती थी। तो एक साइड के ऊपर इलेक्शंस हुए, दूसरी साइड के ऊपर मुस्लिम लीग को समझ में आ गया कि इलेक्शंस के बावजूद भी हमको पाकिस्तान तो मिला नहीं। कैबिनेट मिशन ने डायरेक्टली पाकिस्तान को तो नहीं स्वीकारा, तो ग्रुप बी और सी भविष्य में पाकिस्तान बन सकता है, पर उसके लिए हमें जो है 10 साल वेट करना पड़ेगा, उसमें भी पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड करना पड़ेगा।
तो जिन्ना रियलाइज कि ये तो गलती हो गई हमसे, है ना। हमने कैबिनेट मिशन को जिस तरह से स्वीकारा, हमको लग रहा था कि कैबिनेट मिशन हमें न्याय देगा, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। हेयर वी विल फाइंड कि कैबिनेट मिशन चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करके गया। जिन्ना इससे भी बहुत नाराज़ था और कहता है कि कैबिनेट मिशन ने हमको उल्लू बना दिया और इसके प्रपोजल्स को मैं स्वीकारूंगा नहीं। तो मुस्लिम लीग कहती है कि हम कैबिनेट मिशन को बॉयकॉट करेंगे, और मुस्लिम लीग ने फिर फाइनली ये डिसाइड किया कि हम लोग जो है डायरेक्ट एक्शन डे की जो है शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो एक साइड के ऊपर 1946 के अंदर 16 अगस्त 1946 को जो है सीधी कार्यवाही का बेसिकली नारा दिया गया, डायरेक्ट एक्शन डे का नारा दिया गया। मतलब ये है कि भाई अब हम लेके रहेंगे पाकिस्तान, हम पाकिस्तान को लड़कर भी ले लेंगे। नाउ दे आर ऑफ द ओपिनियन कि भाई पाकिस्तान को अगर बाय फोर्स भी हम लोग जो है लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने हमारी बात मानी नहीं। दूसरी साइड के ऊपर मुस्लिम लीग को कहा गया कि देखो इंटरिम गवर्नमेंट बनने वाली है, तुमको आना है तो आओ, तो तुम आ जाओ, है ना। तो वरना नेहरू की अध्यक्षता में उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो एक साइड के ऊपर द मोमेंट कैबिनेट मिशन लेफ्ट इंडिया, 1946 के अगस्त के बाद कैबिनेट मिशन लेफ्ट, ठीक है। तो एक साइड के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस हुए, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुस्लिम लीग चुनाव जीत के भी आती है। इसी के अंदर से फिर इंटरिम गवर्नमेंट भी बनने वाली थी और इसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों को इन्वाइट भी किया गया था। बट हेयर यू विल फाइंड कि नेहरू की अध्यक्षता में जो है न्यू गवर्नमेंट बनती है। ये सरकार पर जो है मुस्लिम लीग कह देती है कि हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर हम सरकार को ज्वाइन करते हैं तो उसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली हम हमारे गोल से डाइवर्ट हो रहे हैं। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन का नारा दिया। यही डायरेक्ट एक्शन का परिणाम स्वरूप हमको ये पता चलता है कि पूरे भारत में जो है कम्युनल होलोकास्ट हुआ, ठीक है। पूरे भारत में कम्युनल होलोकास्ट हुआ। कम्युनल होलोकास्ट का मतलब है कि टारगेटेड किलिंग्स की जाती हैं हिंदू मेजोरिटी की, ठीक है। बंगाल से लेकर सिंध तक और पंजाब में भी अलग अलग एरियाज़ के अंदर हमको ये जानकारी मिल रही है कि बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जो है राइटिंग जो है हुई, ठीक है। राइट्स हुए बड़ी मात्रा में। मुस्लिम लीग का ये मानना था कि वी विल क्रिएट अ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है। तो नेहरू सितंबर 1946 के अंदर अपनी सरकार बनाते हैं। वी विल फाइंड कि मुस्लिम लीग इसमें ज्वाइन नहीं करती है। तो 1-1.5 महीने तक पूरे भारत के अंदर कम्युनल राइट्स किए गए। लेटर ऑन वॉइस रॉय ने मुस्लिम लीग को समझाया कि तुम ज्वाइन नहीं करोगे तो भी सरकार तो चलने ही वाली है। तो अब मुस्लिम लीग का प्लान ये था कि हम जो है नेहरू की सरकार को ज्वाइन करेंगे और सरकार को ज्वाइन करने के बाद एक ऐसा प्रूफ दिखाएंगे कि हिंदू और मुसलमान कभी साथ में सरकार नहीं चला सकते। तो होता क्या है कि इनिशियल पीरियड में जब नेहरू की इंटरिम गवर्नमेंट बनी, वॉइस रॉय उसका हेड हुआ करते थे, उस समय मुस्लिम लीग भारत में राइट्स करवाती है, कलकत्ता में किलिंग्स करवाती है बड़ी मात्रा के अंदर। कलकत्ता में लगभग 15-20 हज़ार से ज़्यादा लोग मारे गए। बंगाल के अंदर भी ओवरऑल बहुत लोग मारे गए। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर राइट्स की शुरुआत होती है। सिचुएशन इतनी ख़राब हो रही थी कि अब मुस्लिम लीग बहुत सारे एरियाज़ में जहाँ पॉपुलर नहीं थी वहाँ पर भी पहुँच गई बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम कम्युनलिज्म, ठीक है। मुस्लिम लीग ने सेकंड गेम खेलने की शुरुआत की 1946 सितंबर के अंदर, ठीक है। जब नेहरू ने सरकार बनाई तो मुस्लिम लीग उसको बॉयकॉट करती है, पर हम देखेंगे कि अक्टूबर 1946 तक आते आते मुस्लिम लीग सरकार के अंदर जाएगी। फिर सरकार के अंदर मुस्लिम लीग जो है बॉयकॉट करती है। अक्टूबर 1946 तक आते आते मुस्लिम लीग सरकार के अंदर जाएगी। फिर सरकार के अंदर मुस्लिम लीग जो है एक प्रकार का डेडलॉक क्रिएट करवाएगी। मुस्लिम लीग चाहती थी कि ब्रिटिश सरकार को वो ये दिखाए कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती। ग्राउंड के ऊपर मुस्लिम लीग अगर आप देखोगे तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू भी क्रिएट करवा रही थी, कम्युनल राइट्स करवा रही थी, हिंसा करने के लिए लोगों को भड़का रही थी। दूसरी साइड के ऊपर सरकार को उसने बैकफुट के ऊपर ला दिया। मुस्लिम लीग ने ज़्यादातर पोर्टफोलियोज़ अपने हाथ में रखे थे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी वो भी मुस्लिम लीग ने अपने हाथ में रखी थी।
तो नेहरू कोई भी प्रकार का प्रस्ताव पास करते थे तो लियाकत अली खान, ठीक है, लियाकत अली खान जो कि उस पीरियड के अंदर मुस्लिम लीग के सदस्य थे और नेहरू सरकार के अंदर वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो कोई भी प्रस्ताव को रोक देते थे। जैसे ही नेहरू कुछ पास करने की ट्राई करते वो उसको रोक देते। तो ये सब मुस्लिम लीग जानबूझ के कर रही थी, बिकॉज दे न्यू कि दे वॉन्टेड टू क्रिएट अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट कि देखो कांग्रेस और मुस्लिम लीग कभी भी साथ में नहीं रह सकती। सादी भाषा में हिंदू और मुसलमान कभी भी एक साथ सरकार नहीं चला सकते। आपने जो इंटरिम गवर्नमेंट दी है वह बेकार है। वो ग्राउंड के ऊपर एक ऐसा चित्र क्रिएट करवाना चाहते थे कि देखो मुसलमान और हिंदू लड़ रहे हैं, आपको अल्टीमेटली पार्टीशन की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो मुस्लिम लीग ने जानबूझ के पूरी की पूरी गेम की, कांग्रेस इसको कंट्रोल नहीं कर पाई। नेहरू की सरकार इंटरिम गवर्नमेंट के रूप में थी, बट दे डिड नॉट हैड द रिसोर्सेज, दे डिड नॉट हैड द मैन पावर, दे डिड नॉट हैड एनी काइंड ऑफ अथॉरिटी एज वेल। दिसंबर 1946 तक आते आते इसका कोई सॉल्यूशन निकल करके नहीं आया। फिर हम देखेंगे कि फरवरी 1947 तक आते आते ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली को जो चीज़ बेसिकली नज़र आ रही थी वो चीज़ ये थी कि मुस्लिम लीग के द्वारा क्रिएट की गई थी वो चीज़ क्लेमेंट एटली को नज़र आ रही थी। क्लेमेंट एटली बताता है कि भाई देखिए मैंने यहाँ पर एक इंटरिम गवर्नमेंट का वर्किंग देखा है, मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग मुझे नहीं लग रहा कि साथ में रह पाएंगे, ये लोग साथ में नहीं रह पाते हैं तो हम भारत छोड़ने के लिए तैयार हैं। नो लेटर देन 30th June 1948 द ब्रिटिश विल बी पैकिंग देयर बैग्स इन इंडिया। 30 जून 1948 इस दिन हम लोग भारत के अंदर से विदाई ले लेंगे। अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग भारत में यहाँ सॉल्यूशन नहीं ले आ पाती है, तो अपनी सरकारें वो नहीं चला पाती हैं, तो ब्रिटिश सरकार कोई और अथॉरिटी को पावर ट्रांसफ़र करके चली जाएगी। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है, हम पावर ट्रांसफ़र करके चले जाएंगे। तो ये पूरे के पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए फिर क्लेमेंट एटली जो है ब्रिटेन की रानी के कज़िन को भेजता है, ठीक है, जिसका नाम था माउंट, ठीक है, जस्ट मिनट, जिसका नाम था माउंट बैटन, ठीक है। तो माउंट बैटन, ठीक है, ये माउंट बैटन को भारत के वॉइसरॉय के रूप में भेजा जाता है, ठीक है। इसलिए भेजा जाता है ताकि वो पावर ट्रांसफ़र को स्मूथली कर सके। तो भारत का आखिर के अंदर किस तरह का सॉल्यूशन आना चाहिए उसका एक रास्ता दिखाने के लिए कहा गया था माउंट बैटन को, ठीक है। तो अब क्लेमेंट एटली ने ऐसा क्यों कहा, ठीक है। तो क्लेमेंट एटली अपनी तरफ से ये बताने की कोशिश कर रहा था कि देखिए भाई मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप लोग इसका कोई सॉल्यूशन लेकर के आओगे। उसने 30 जून की तारीख डिक्लेयर की। उसके पीछे का एक कारण ये भी बोला गया है इतिहासकारों के द्वारा कि वह अपनी सिंसेरिटी दिखाने के लिए तैयार था। और तो और उसके पीछे का एक कारण ये भी था कि शायद अगर तारीख डिक्लेयर करने के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो खाई पड़ गई है उसका कोई सॉल्यूशन आ जाए। शायद तारीख डिक्लेयर करने के बाद इनके अंदर थोड़ी सीरियसनेस आ जाए। पर सच्चाई तो ये थी कि तारीख डिक्लेयर करने के बाद ये मुस्लिम लीग को और प्रोवोक कर रहे थे कि तुम अपनी ग्राउंड एक्टिविटीज़ को बढ़ाओ, क्योंकि अब तारीख डिक्लेयर हो गई है, तुमको आज नहीं तो कल तुम्हारा जो सपना है वो मिल जाएगा। अगर वो सिंसियर था तो कांग्रेस को बोल देता कि चलो मुस्लिम लीग साथ में नहीं आ रही पावर ट्रांसफ़र के लिए तो तुमको पावर ट्रांसफ़र करके चला जाता हूँ, ठीक है। ऊपर से क्लेमेंट एटली ने एक ऐसे व्यक्ति को भेजा जो कि खुद अपने प्रिजुडाइसिस से ग्रसित था भारत के लिए, है ना। तो माउंट बेटन कहता है कि मेरे पास एक प्लान है और इस प्लान को हम लोग जो है डिकी बर्ड प्लान के रूप में पहचानते हैं, ठीक है। डिकी बर्ड प्लान के रूप में हम इसको पहचानते हैं और इसी प्लान को जो है बल्कन प्लान के रूप में भी पहचानते हैं, प्लान बल्कन के रूप में भी, बाल्कन के रूप में भी पहचानते हैं। तो फरवरी 1947 में माउंट बैटन की अपॉइंटमेंट हुई और मार्च 1947 में माउंट बैटन भारत आके कहता है कि मैं भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांटूंगा।
20 से अधिक टुकड़ों में मैं पावर ट्रांसफ़र करके चला जाऊंगा। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मुंह से निकल गया कि भाई तुम करना क्या चाहते हो, है ना। तो माउंटबेटन मार्च 1947 में उसने सबसे पहला प्रपोजल दिया जिसका नाम था डिकी बर्ड प्लान। ओके, डिकी बर्ड प्लान में बेसिकली भारत को 20 से भी ज़्यादा टुकड़ों में डिवाइड करने का प्लान था। तो ऑब्वियस था कि दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, क्योंकि इसमें पाकिस्तान नहीं था ना ही इसमें भारत था। तो आखिर के अंदर माउंटबेटन ने फिर से अपना एक नया प्रपोजल तैयार किया, ठीक है। और जून 1947 को माउंटबेटन बताता है कि देखिए मैंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग की वर्किंग को देख लिया है। इनकी वर्किंग देखने से मुझे एक चीज़ तो समझ में आ रही कि इनके डेडलॉक का कोई अंत नहीं है। तो फाइनली अब हम लोग क्या करते हैं कि कैबिनेट मिशन के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, इसके द्वारा जो इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, इसका हम विभाजन करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कुछ कुछ मेंबर्स पाकिस्तान की तरफ जाएंगे और कुछ कुछ मेंबर्स इंडिया की तरफ जाएंगे। इमीडिएट पावर ट्रांसफ़र मैं दे रहा हूँ और 30 जून तक जो है मैं राह नहीं देखूंगा। फ्रीडम विल कम टू इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947, ठीक है। और फ्रीडम के साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैं पार्टीशन भी दूंगा। ये पार्टीशन बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का होगा और इस तरह से मुस्लिम लीग की जो मांग थी वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको स्वीकार कर लिया जाता है। अब पार्टीशन कैसे होगा, कांग्रेस के लीडर्स ने उसको लेकर के प्रश्न पूछना शुरू किया। उसने कहा कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का जो एरिया है, ईस्ट का जो एरिया है, जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं, सिंध वाले, पंजाब वाला, बंगाल वाला, इन सब को लेकर के हम जो है एक बाउंड्री कमीशन बनाएंगे, ठीक है। और ये जो बाउंड्री कमीशन होगा ये बेसिकली बंगाल और पंजाब को लेकर के सबसे मूल तरह से होगा। और इस बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता करेगा एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट, और जिसको बुलाया जाता है ब्रिटिश ज्यूरिस्ट को, उसका नाम था सीरियल रेडक्लिफ्ट, ठीक है। सीरियल रेडक्लिफ्ट जो एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट था, उसको बुलाया जाता है इस बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता को करने के लिए। तो रेडक्लिफ को कहा जाता है कि तुम्हारे पास 6 हफ्ते का टाइम है, भारत को 15 अगस्त तक स्वतंत्रता देनी है। पंजाब और बंगाल के अंदर कौन सी सिटी कहाँ पर आनी चाहिए, कौन सा एरिया कहाँ पर आना चाहिए, वो पॉपुलेशन के आधार पर तुम्हें बताना है। जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन होगी वह शहर पाकिस्तान में जाएगा, जहाँ हिंदू एरिया होगा वह इंडिया के अंदर जाएगा। ये तुमको डिवाइड करके बताना है। और साथ में माउंटबेटन उसको कहता है कि मेरे पास सेंसस की कॉपीज़ हैं। लॉर्ड रिपन के द्वारा कास्ट सेंसस की शुरुआत हो गई थी 1881 से ही, तो हमारे पास लगभग 50-60 साल का डाटा पड़ा है। उसमें से जो है कुछ कर दो तुम, है ना, एक साइड के ऊपर फिर तो ये चीज़ बोली जाती है रेडक्लिफ को करने के लिए। तो एक साइड के ऊपर पार्टीशन की बात की जाती है। अब सवाल ये था कि पार्टीशन तो कुछ कुछ राज्यों में होगा, पर कुछ स्टेट ऐसे भी थे जहाँ पर अभी कांग्रेस जो है वो डोमिनेट करती थी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के लिए क्या किया जाए, तो माउंटबेटन कहता है कि यहाँ पर जो है हम रेफरेंडम करवाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि आसाम के अंदर भी कुछ एरियाज़ हुआ करते थे, जैसे कि एक सिलहट करके एक डिस्ट्रिक्ट थी, एक एरिया था आसाम के अंदर, वहाँ पर भी हम लोग रेफरेंडम करवा देंगे, लोगों को पूछेंगे कि तुमको इंडिया में जाना है या पाकिस्तान में जाना है। तो इस तरह से नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस फ्रंटियर प्रोविंसेस में कांग्रेस की सरकार थी, उसके बावजूद भी वहाँ पर रेफरेंडम करवाया। तो अब ये ऑब्वियस था कि जहाँ जहाँ रेफरेंडम हो रहा था वहाँ पर एक्सट्रीम कम्युनलिज्म भी जो है वो आ रहा था, ठीक है। तो एक्सट्रीम कम्युनलिज्म की वजह से और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भी हम देखेंगे कि लोगों ने पाकिस्तान में ज्वाइन करना चूज़ किया। तो सिंध के अंदर भी इन्होंने इस प्रकार की गेम करवाई। सिंध ने भी कहा कि हम पाकिस्तान जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ने भी कहा कि हम पाकिस्तान जाएंगे, सिलहट डिस्ट्रिक्ट ने भी कहा कि हम पाकिस्तान जाएंगे। इस बेसिस के रूप में एक साइड के ऊपर कुछ एरियाज़ को रेफरेंडम के थ्रू पाकिस्तान में डाला गया, कुछ एरियाज़ को जो है
सीरियल रेड क्लिफ के कमीशन के द्वारा पाकिस्तान में डाला गया। तो रेड क्लिफ को 6 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। तो पंजाब तो ऑलरेडी डिवाइड होना ही था, बंगाल में भी डिवीज़न होना ही था। पंजाब को तो पाकिस्तान में जाने वाला था पंजाब, पर पाकिस्तान में कितना एरिया जाने वाला था वो रेड क्लिफ कमीशन ने डिसाइड करना था। असम का भी कुछ विस्तार भारत के पास रहेगा, कुछ विस्तार पाकिस्तान के पास जाएगा। तो प्लान ये था कि कहीं कहीं पर रेफरेंडम का उपयोग करो, कहीं कहीं पर बाउंड्री कमीशन का उपयोग करो, जिसके थ्रू मेजोरिटी एरियाज को पाकिस्तान के में डालने की शुरुआत की जाएगी। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने जिस तरह से पंजाब का विभाजन किया, उसका परिणाम ये था कि लाहौर जैसी सिटी जो भारत का अभिन्न अंग हुआ करता था, कल्चरली, हिस्टोरिकली, पॉलिटिकली, है ना, महाराजा रंजीत सिंह का कैपिटल हुआ करता था, एक शहर जिसका नाम लव कुश के नाम पे पड़ा था, वो शहर आपने बेसिकली पाकिस्तान को दे दिया। ठीक है। तो बाउंड्री कमीशन ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरियाज़, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाउन्स ऐसे हुआ करते थे जो पाकिस्तान को दे दिए। उदाहरण के लिए नानकाना साहिब आप देखो, है ना, करतारपुर साहिब देखो, सिखों के इतने ये जो रिलीजियस होली प्लेसेस थे, इनको आपने डिवाइड कर दिया, इनको आपने पाकिस्तान को दे दिया, है ना। तो इस बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि कैबिनेट मिशन की नींव रखी गई थी। ओके। तो कैबिनेट मिशन ने भारत के अंदर प्रपोजल दिया, उसके बाद माउंटबेटन आया, माउंटबेटन ने इवेंचुअली पूरा का पूरा एक नया सिस्टम क्रिएट किया, और इस सिस्टम को हम माउंटबेटन के प्लान के रूप में पहचानते हैं। तो मुस्लिम लीग ने इनिशियली सरकार ज्वाइन करने से मना किया, नेहरू ने सरकार बनाई, फिर कम्युनल होलोकास्ट की शुरुआत हुई। वी विल फाइंड कि पाकिस्तान का एक स्लोगन दिया गया कि लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, ऐसे ऐसे स्लोगन दिए गए। बड़ी मात्रा में कलकत्ता के अंदर 5,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। गांधी जी जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए भी तैयार हो गए थे कि भाई तुम ये हिंसा बंद कर दो, पर कुछ होता नहीं है। आखिर के अंदर जिन्ना ने कहा कि भाई हम तो मुसलमानों के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो इनिशियल पीरियड के अंदर नेहरू जी की सरकार जो बनती है, इसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुस्लिम लीग 1946 के अक्टूबर तक आते आते सरकार के अंदर भागीदार बनेगी, क्योंकि मुस्लिम लीग ये बताना चाहती थी कि देखिए यहाँ पे जो है सरकार नहीं चल सकती। लियाकत अली खान वॉज मेड द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द नेहरूबियन कैबिनेट। लियाकत अली खान हर एक प्रकार से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते थे। तो मुस्लिम लीग ये प्रूव करवाना चाहती थी कि हिंदू और मुसलमान कभी साथ में नहीं रह सकते। वी विल फाइंड कि नेहरू और पटेल इससे फिर पूरी तरह से इरिटेट हो गए थे कि अब क्या करना चाहिए। आखिर के अंदर फरवरी 1947 तक आते आते जब ये हंगामा बढ़ा, राइट्स हुए, लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट हुआ, तो क्लेमेंट एटली ने लंदन के अंदर एक पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट दिया। ये डिक्लेरेशन के लिए बोला जाता है कि 30 जून 1948 के दिन हम भारत को पावर ट्रांसफ़र करेंगे, और अगर आप सिंसेयर नहीं हुए तो किसी और को पावर ट्रांसफ़र करके हम चले जाएंगे। ये वहाँ तक कह रहे हैं कि हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दे देंगे पावर्स। प्रिंसली स्टेट्स को कहा गया कि हमारी जो पैरामाउंटसी थी आपके ऊपर वो अब लैप्स हो जाएगी, है ना, आप फ्री हो, आपको जो भी करना है उस चीज़ के लिए आप फ्री हो। आखिर में माउंटबेटन को अपॉइंट किया गया। एटली ने ये बताया कि मैं तारीख डिक्लेयर करके पार्टीज़ को शॉक करना चाहता हूँ। रियलिटी ये थी कि वो मुस्लिम लीग को पुश करना चाहता था कि देखो भाई तुम्हारी मांग को जो है हम पूरी कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान का निर्माण हो। एक साइड के ऊपर माउंटबेटन आया। माउंटबेटन ने देखा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, राइट्स हो रहे हैं। ये माउंटबेटन ने फिर बेसिकली अलग अलग प्रकार की मीटिंग्स की। उसने सबसे पहला प्लान दिया जिसको हम डिकी बर्ड प्लान के रूप में भी पहचानते हैं। डिकी बर्ड को प्लान बाल्कन भी कहते हैं क्योंकि वो 20 से अधिक भागों में इंडिया को डिवाइड करने के लिए तैयार था। तो ना ही इसको मुस्लिम लीग ने स्वीकारा इस प्लान को, ना ही कांग्रेस ने स्वीकारा, कि उनका मानना था कि भाई हमें तो सत्ता चाहिए। फिर यही माउंटबेटन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दूसरा प्लान लेकर के आया जिसे हम लोग कहते हैं 3 जून 1947 प्लान। ठीक है, क्या कहते हैं? 3 जून 1947 प्लान। ठीक है, तो इसी को कहा गया है माउंटबेटन प्लान। ओके, इसी को कहा गया है माउंटबेटन प्लान। ओके, तो माउंटबेटन प्लान के थ्रू माउंटबेटन ने माहौल बनाया और कहा कि देखो मैं पार्टीशन करूंगा दो डोमिनियंस की, है ना,
डोमिनियन इसके लिए क्योंकि अभी तक आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी नहीं है। जब पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, आपका संविधान तैयार हो जाएगा, तब आप जो है सोवरन कहलाए जाओगे। ठीक है, तो पंजाब और बंगाल को बेसिकली अथॉरिटी दी जाएगी कि वोटिंग करें अपने हिसाब से, है ना। तो उनकी विधानसभा की वोटिंग जो है करके वो डिसाइड करेगी कि उनको भारत में जाना है कि पाकिस्तान में जाना है। ठीक है, कितना एरिया किसको जाएगा उसके लिए बाउंड्री कमीशन बना दिया जाएगा। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को कहा गया कि आप रेफरेंडम करिए कि आपको इंडिया में जाना है कि पाकिस्तान में जाना है, क्योंकि ऑलरेडी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में कांग्रेस की सरकार थी। सिलहट को कहा जाता है कि आप भी रेफरेंडम करिए कि आप सिलहट जो है वो असम का एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, फिर एंड में सिलहट ने भी कहा कि हम पाकिस्तान की तरफ चले जाएंगे। और फिर जो है वो आज़ादी को जो है 15 अगस्त के दिन ही प्रीपोन कर दिया गया। अब 15 अगस्त की क्या इम्पोर्टेंस थी? तो 15 अगस्त 1945 के दिन एक सिग्निफिकेंट डे था माउंट बेटन की लाइफ के अंदर। 15 अगस्त 1945 के दिन ये भाई साहब जो है पैसिफिक ओशन के अंदर पोस्टेड थे और इसी दिन जापान ने इनके सामने सरेंडर किया था। जापान के ऊपर जब हिरोशिमा और नागासाकी हुआ था तो जापान ने फाइनली 15 अगस्त के दिन जो है हथियार टेके थे। ठीक है, तो माउंट बेटन यूज टू बी द कमांडर ऑफ द ब्रिटिश नेवी इन पैसिफिक ओशन एंड ही वॉज गिवन द अथॉरिटी फॉर द सरेंडर ऑफ द जापानीज। तो जापानीज़ ने सरेंडर किया तो इसने कहा फिर कि ये दिन मेरे जीवन में 15 अगस्त का ये दिन बहुत ही सिग्निफिकेंट है, इसलिए इसने कहा कि भारत को इंडिपेंडेंस भी मैं 15 अगस्त के दिन ही दूंगा। तो पंजाब का विभाजन, बंगाल का विभाजन, और ये विभाजन कैसे होगा, कितना एरिया किसको मिलेगा, उसके लिए बाउंड्री कमीशन बनाया गया। तो वी विल सी भारत का विभाजन हुआ। माउंट बेटन प्लान एक साजिश के थ्रू बनाया गया था। साजिश ये थी कि अल्टीमेटली भारत को जो है डिवाइड करना है। काफ़ी लोगों ने कहा कि माउंट बेटन प्लान एक पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी थी जो कि 1945 के अंदर ही तैयार हो चुकी थी, क्योंकि इस पीरियड के समय पे जब चर्चिल ब्रिटेन की सरकार से विदाई ले रहा था तो उसने अपनी इमीडिएट सक्सीडिंग गवर्नमेंट को ये कहा था कि भारत का मुद्दा जो है वो ऐसे ही सॉल्व होगा। तो इट वॉज ऑलरेडी डिसाइडेड बिटवीन द अलाइड पावर्स कि इंडिया का क्या होने वाला है। माउंट बेटन जानबूझ के ये डिकी बर्ड प्लान लेकर के आया था, जिसके थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए भारत के लिए मैं कितना सिंसियर हूँ, बट द रियलिटी वॉज समथिंग एल्स। रजवाड़ों को भी कहा गया कि इधर आप इंडिया में चले जाइए या आप पाकिस्तान में चले जाइए। माउंट बेटन ने रजवाड़ों को ये कह दिया कि भाई देखो तुम्हारी इंडिपेंडेंस कभी पॉसिबल नहीं होगी, इधर यू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान, वट एवर यू फील कंफर्टेबल विद। ठीक है, तो पहला सवाल ये आता है कि जो कांग्रेस अब तक डोमिनियन स्टेटस को लेकर के हंगामा कर रही थी, जिसने 1940 में डोमिनियन स्टेटस नहीं स्वीकारा, 1941 में नहीं स्वीकारा, 42 में नहीं स्वीकारा, 45 में नहीं स्वीकारा, और वही कांग्रेस अब 1947 तक आते आते माउंट बेटन प्लान के अंदर डोमिनियन स्टेटस को क्यों स्वीकार रही थी। और दूसरा सवाल ये आता है कि कांग्रेस ने पार्टीशन को क्यों स्वीकारा। तो अब देखिए कि कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस को एक्सेप्ट किया, पर उसके पीछे बहुत सारे तर्क थे। उनका मानना ये था कि डोमिनियन स्टेटस हमको मिल रहा है बट वी आर ऑल्सो गेटिंग इमीडिएट पावर ट्रांसफ़र। तो ये चीज़ दर्शा रही है कि अब हम लोग डोमिनियन में परमानेंटली नहीं रहेंगे। दूसरा ये है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो ऑलरेडी बन चुकी है, हमारा संविधान जो है उसके बनने की प्रक्रिया चल गई है। तो जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा उस दिन जो है हम लोग सोवरन हो जाएंगे। ठीक है, तो तीसरी बात इसके साथ साथ ये भी है, ब्रिटिश सरकार अब अपने नोटिस पीरियड के अंदर थी, तो उस नोटिस पीरियड में कोई भी काम नहीं कर रहा था, लॉ एंड ऑर्डर का कुछ कार्य नहीं हो रहा था। तो ये बेटर ही था कि इमीडिएटली पावर हमारे हाथ में आ जाए। अगर पावर और सरकार हमारे हाथ में आ जाएगी तो हम इसकी अथॉरिटी के अंदर बैठते ही भारत के विभाजन के दौरान जो होने वाली घटनाएं होंगी उसको रोक सकेंगे, अलग अलग प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर के जो इश्यूज़ होंगे उसको सॉल्व कर पाएंगे, मिलिट्रीज़ के इश्यूज़ को सॉल्व करेंगे, रिफ्यूजी प्रॉब्लम होगी, माइग्रेशन प्रॉब्लम होगी, माइनॉरिटी मेजॉरिटी के बीच में इश्यूज़ होंगे, उन सब को भी हम सेटल कर पाएंगे पावर अगर हमारे हाथ में आ जाए। तो इस बेसिस के रूप में कांग्रेस का मानना ये था कि डोमिनियन स्टेटस अभी तात्कालिक रूप में हम स्वीकारते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए पिक्चर ऑलरेडी क्लियर है कि आगे क्या होने वाला है।
तो ऐसा नहीं था कि खाली डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं, डोमिनियन स्टेटस के साथ साथ सत्ता भी आ रही थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान बनना भी शुरू हो गया था। पीछे आप देखोगे तो 1946 के अंदर अक्टूबर नवंबर तक आते आते ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तक पास हो चुका है, अलग अलग प्रकार की कमिटीज़ बननी शुरू हो चुकी हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर उस पीरियड के अंदर ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर भी जुड़ चुके हैं। तो यू विल सी के पूरी की पूरी प्रोसेस चालू हो चुकी है बैकग्राउंड के अंदर। दूसरा सवाल ये था कि इन्होंने पार्टीशन को क्यों स्वीकारा, तो उसके पीछे एक लंबा तर्क है, क्योंकि कांग्रेस के दो टास्क थे। पहला टास्क था इंडिया को की नेशन बिल्डिंग करना, है ना, क्योंकि इंडिया में अलग अलग रीजन से, अलग अलग कम्युनिटीज़ से, अलग अलग रिलीजन से जुड़े हुए प्रदेश हैं, है ना। तो रीजनलिज्म भी है, रिलीजियनिज्म भी है, कम्युनलिज्म भी है, लिंग्विस्टिज्म भी है। तो इस तरह से ये चीज़ें भारत में देखने को मिलेंगी। तो कांग्रेस जब हिंदू और मुस्लिम को जब एक साथ जोड़ना था, उनको वेल्ड करना था एक साथ, तो उसमें उसको बहुत बड़ा जो है कोई सक्सेस हासिल नहीं हुई। दूसरा ये भी था कि कांग्रेस को इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी चलाना था, क्योंकि सरकार को पता था कि हमको जो है रिफॉर्म्स से स्वराज्य और स्वराज से पूर्ण स्वराज की तरफ जाने में हमको 40 साल तक लग गए हैं। तो द जर्नी दैट स्टार्टेड इन 1880 was able to get material by 1929 when they went for the पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो कांग्रेस was having twin objective, one was to mold the nation during the national movement, कि नेशनल बिल्डिंग करनी है, अलग अलग कम्युनिटीज़ को साथ में लेके आना है, सबकी ग्रीवियंसेस को सॉल्व करना है। दूसरा ये भी था कि पूर्ण स्वराज की तरफ लेके जाना है भारत को, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरफ लेकर के जाना है। तो कांग्रेस ने नेशन बिल्डिंग के अंदर उतनी सक्सेसफुल नहीं रही। कारण ये था कि अलग अलग कम्युनिटीज़ के अंदर डिवाइडेड ये देश जब पॉलिटिकल और सेकुलर मुद्दों के रूप में इकट्ठा करना था, तो उसमें कांग्रेस जो है वो मिजरेबली फेल हो गई। ठीक है, एक पूरा का पूरा वर्ग, उस वर्ग को कांग्रेस कन्विंस नहीं करा पाती कि आपका भविष्य भारत के अंदर बेहतर है, विभाजित होकर के मत जाइए। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी के रूप में उभर के आई थी जिसका सोशल बेस सबसे ज़्यादा था, पर वो माइनॉरिटी के दिल को जीत नहीं पा रही थी। कारण ये था कि मुस्लिम लीग की एक्सट्रीम कम्युनलिज्म की पॉलिसीज़, कारण ये था कि मुस्लिम लीग के द्वारा जो प्रोपेगेंडा चलाया गया था उसको कांग्रेस कभी भी काउंटर नहीं कर पाई। कांग्रेस के अंदर बड़े से बड़े धुरंधर मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स होने के बावजूद भी दे कुड नॉट विन द कॉन्फिडेंस ऑफ देयर ओन कम्युनिटी। तो इस तरह से मासेस जो थे वो उन लीडर से एलिनिएटेड फील कर रहे थे और लीडरशिप मासेस से एलिनिएटेड थी। ठीक है, तो कांग्रेस अल्टीमेटली नेशनल बिल्डिंग के ऑब्जेक्टिव के अंदर जो है मिजरेबली फेल हो गई। एक साइड के ऊपर उसको फ्रीडम तो मिल जाती है, पर दूसरी साइड के ऊपर रिलीजन के आधारित जब देश का विभाजन हुआ तो वह उसको रोक नहीं पाई। ये शुरुआत लखनऊ पैक्ट से ही हो गई थी, क्योंकि कांग्रेस ने अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारी थी। लखनऊ पैक्ट के बाद कंटिन्यूसली जिस प्रकार का मुस्लिम लीग को अपीजमेंट के थ्रू अपने साथ लाने की कोशिश की जा रही थी, वो चीज़ कांग्रेस के लिए घातक साबित हुई। मुस्लिम कम्युनिटीज़ को खिलाफत के मुद्दे के साथ जोड़ा गया, पर सेकुलर एजेंडा के थ्रू वो नहीं जोड़ पाए मुस्लिम कम्युनिटी को। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एनलाइटनमेंट का भी अभाव था, और साथ ही साथ कांग्रेस के लीडर्स जो है वो मासिस से उतने ज़्यादा जुड़ नहीं पाए, मुस्लिम मासिस से। हम देखेंगे कि गोविंद वल्लभ पंत जी, ठीक है, जो होम मिनिस्टर बनेंगे भारत के वल्लभ भाई पटेल के बाद, जीबी पंत साहब, गोविंद वल्लभ पंत अपनी किताब के अंदर बताते हैं कि वी हैड टू ऑप्शंस, ईदर टू एक्सेप्ट पार्टीशन और गो फॉर सिविल वॉर। हिंदू मुसलमान जो सदियों से एक दूसरे के साथ रह रहे थे, वो सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। इतनी ख़राब परिस्थितियाँ थी जहाँ डेली हज़ारों की मात्रा के अंदर कत्लेआम हो रहा था, हम उनको स्टॉप नहीं कर पा रहे थे। तो इन सब के पीछे कोई एक बड़ा जो फैक्टर था वो था ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश ने ही जो है डिवाइड एंड रूल किया था भारत में। ये ब्रिटिश ही थे जो जाते जाते सीड्स ऑफ पार्टीशन, उन्होंने जो सो करके रखे थे, जो उगा के रखे थे सीड्स ऑफ पार्टीशन, उसको वो जाते जाते और पानी दे के गए, एक पौधे के रूप में बना के गए। तो ब्रिटिश ही थे जिसने जाते जाते भारत के विभाजन करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी।
150 लोगों की मदद से इन्होंने पूरी की पूरी पंजाब की बॉर्डर को गार्ड करना चाहा, जहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा लोग माइग्रेट कर रहे हों, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 150 लोगों से इन्होंने बॉर्डर को गार्ड किया। वहाँ इस प्रकार का ब्लड शेड होना, उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल था? उसके पीछे ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबल थे। पाकिस्तान का फॉर्मेशन एक ग्रेट गेम के तहत किया गया, क्योंकि ब्रिटेन, अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स नहीं चाहते थे कि साउथ एशिया के अंदर एक बड़ा सब कॉन्टिनेंट नामक कंट्री, भारत नाम का कंट्री, इतना बड़ा कंट्री निकल कर के आए, जो भविष्य में इकोनॉमी के रूप में, भविष्य में सुपर पावर के रूप में उभर के आए और इनको चैलेंज कर पाए। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड। आप देखिए जिस प्रकार से जो है स्क्रिप्ट निकल के आई थी कि मुस्लिम लीग को प्रमोट करना है, जिन्ना की डिमांड्स को एक एक करके अपीज़ करने की शुरुआत होती है। ये सब चीज़ें एक पॉलिटिकल गेम के रूप में है। रेड क्लिफ अपने भतीजे को फ्यूचर में लेटर लिख के कह रहा था कि भारत का खून मेरे हाथों में रंगा हुआ है। Redcliffe did not waited for 15th August 1947। जिस व्यक्ति ने भारत की बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता की थी और भारत का विभाजन किया था, ही लेफ्ट इंडिया बिफोर द फ्रीडम एंड द पावर ट्रांसफ़र। आप सोच सकते हो कि किन परिस्थितियों के अंदर इस व्यक्ति ने ये लाइन ड्रॉ की होगी डिवीज़न के लिए, है ना। तो उसको खुद को गिल्टी फीलिंग थी, वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था। तो जिन जिन लोगों ने जो है पाकिस्तान की नींव रखी थी, उन लोगों को ही भविष्य में पाकिस्तान के अंदर मारा गया। आप देखोगे शियाओं को मारा गया है ना, शियाज़ को। मुस्लिम लीग के जो ज़्यादातर लीडर्स थे इनिशियल पीरियड के अंदर, वो शिया थे। जिन्ना खुद शिया हुआ करता था। और तो और पाकिस्तान में अहमदियों को मारा गया। अहमदियाज जो अलीगढ़ के अंदर थे, बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स थे जो उभर के आए थे, जिन्होंने मुस्लिम लीग को फंडिंग दी थी, पाकिस्तान के अंदर वो फिर माइग्रेट होकर के गए थे, उनको ही पाकिस्तान में परसिक्यूट किया गया। और तो और पाकिस्तान ने फिर बंगाली मुसलमानों को मारा, जो आपके साथ सबसे बड़ी एक फोर्स के रूप में उभर के आए थे ना। और फिर इस वजह से अल्टीमेटली बांग्लादेश का भी निर्माण हुआ। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हुई। तो खैर आखिर में कांग्रेस का ये मानना था कि पीसफुल पावर ट्रांसफ़र हो रहा है, हम एक अथॉरिटी की पोजीशन में आ जाएंगे तो डायरेक्ट एक्शन को हम स्टॉप कर सकते हैं, मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन को। भारत की एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी को हाथ में लेने की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि हमको जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू पावर ट्रांसफ़र मिल गया था। ठीक है, किसके थ्रू मिला था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू हमें पावर ट्रांसफ़र मिला था भारत को। ठीक है, तो ये पावर ट्रांसफ़र अल्टीमेटली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंदर लिखा गया है। इस बेसिस के रूप में ब्रिटिश पैरामाउंसी का लैप्स होता है भारत के अंदर। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का भारत के ऊपर से विदाई लेने की बात की गई है इस एक्ट में। कांग्रेस के दो टास्क थे, ठीक है, एक तो नेशन बिल्डिंग और दूसरा भारत के लिए स्वतंत्रता अचीव करना। तो नेशन बिल्डिंग में कांग्रेस फेल हो गई, बाकी स्वतंत्रता दिलाने वाले ऑब्जेक्टिव में सक्सेसफुल हुई। खैर फाइनली जिस तरह से देश का विभाजन किया गया, इट वाज नेवर अ गुड एंडिंग। ठीक है, बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री है द डे इंडिया बर्न्ड, समय मिले तो कभी उसको देख लेना, द डे इंडिया बर्न्ड। तो कितनी ब्लडी पार्टीशन रही है उसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री है, जहाँ 10-10 लाख से ज़्यादा लोग पार्टीशन के समय पर मारे गए थे। अपने ही घर के अंदर रहने वाले लोग माइनॉरिटी हो जाते हैं। ठीक है, तो जीबी पंत साहब कह रहे हैं कि देखो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ईदर इंडिया वुड हैव गोन फॉर अ सिविल वॉर। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पैरालाइज हो गया था, ब्रिटिश भारत से भाग गए थे बोट में बैठ के। नेहरू कह रहे थे कि देखो हमने जो है इसको डिवीज़न को स्वीकारा, क्योंकि हमारे हाथ में इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो रहा था। गांधी वॉज ऑल्सो लाइक कि लोग स्वीकार रहे हैं तो इसलिए मैं भी स्वीकार रहा हूँ। ठीक है, खैर हमारे यहाँ पे कांग्रेस जो है वो डिनायल में जीती रही कि ये तो कहाँ ही जाएंगे, है ना। कांग्रेस कभी भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि ये लोग मुस्लिम लीग जो है चली जाएगी। इवन इनके जाने के बाद भी कांग्रेस को लग रहा था कि 2-3 साल बाद लौट के वापस आएंगे। कांग्रेस की ओवरऑल लीडरशिप के साथ इमोशनल इश्यूज बहुत रहे हैं, है ना। इतना बड़ा इमोशनल इशू था कि इनको लग रहा था कि भाई ये पाकिस्तान तो बन गया है पर ये टिकेगा नहीं, ये भारत में वापस आ जाएंगे, लौट के बुद्धू घर को आए, इनको ऐसी वाली फीलिंग हो रही थी। दे कुड नॉट सी दैट कि 20-30 लाख पीपल हैव माइग्रेटेड फ्रॉम
वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना। 10 लाख पीपल गॉट किल्ड इन द हॉलोकॉस्ट। तो जो लोग सदियों से एक दूसरे के साथ रह रहे थे वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। कम्युनिज्म आप इस कम्युनलिज्म को डिनाई कर रहे हो, आप उसको काउंटर ही नहीं कर पाए। आपके पास इतनी बड़ी संस्था हुई थी कांग्रेस की, है ना, पर आप अपना ये थॉट लोगों के अंदर पॉपुलराइज नहीं कर पाए। दे एक्सेप्टेड द पार्टीशन, कांग्रेस ने पार्टीशन एक्सेप्ट की, अगर नहीं करती तो शायद और भी ज़्यादा हिंसा होती, है ना। तो you need to put yourself into the shoes of Nehru and Patel and other Congress leadership of that time, है ना, क्योंकि ग्राउंड की परिस्थितियाँ उस समय कुछ और थी। ग्राउंड की परिस्थितियाँ रोकने के लिए आपकी सरकार नई नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। 200 साल से जो सरकार चला रहे थे वो लोग भागने के लिए तैयार हैं, है ना। आधे से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी लंदन की तरफ भाग गया है। जो भारतीय बचे हैं वो बौखला के बैठे हुए हैं कि क्या करना है, एक्सट्रीम कम्युनलिज्म है, अपनी पीक के ऊपर है। गवर्नमेंट से लेकर के आर्मी से लेकर के ब्यूरोक्रेसी से लेकर के हर एक इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है कम्युनलिज्म घुसा हुआ है। तो जब आप इसको रोकने की कोशिश भी करोगे, है ना, कोई प्लान करोगे, तो भी बड़ी मात्रा में हिंसा तो शुरुआती दौर में होगी ही। जितनी हिंसा होगी उतना बाल्कनाइजेशन होने के भी चांसेस है। अलग अलग एरियाज अपने आप को लिबरेट करने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो उन चीज़ों से और पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती या कम होती, है ना। तो पार्टीशन यू विल फाइंड कि एक फाइनल एक्ट के रूप में था जो नेशन बिल्डिंग के रूप में कांग्रेस ने शुरू किया था। पार्टीशन फर्स्ट स्टेप था भारत के नेशन बिल्डिंग के लिए उस समय पर की सिचुएशन को देखने के अकॉर्डिंग, है ना। एवरी लीडरशिप हैज़ टू थिंग्स, ओके, कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी कुछ बुराइयाँ भी होंगी, ठीक है। तो वी नीड टू सी हिस्टोरिकली कि वी शुड नॉट रिपीट द मिस्टेक्स, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि पार्टीशन की कहानी क्या है। इनफैक्ट भारत में ये पार्टीशन हुआ उसके इर्द गिर्द में 2-3 मूवमेंट्स भी होते हैं, किसानों के मूवमेंट्स, ठीक है। तो मैं ऐसे ही आपको बेसिकली उनके नाम बता रहा हूँ, आपको जनरली थोड़ा आइडिया होना चाहिए। एक आपको बख्शत मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। बख्शत मूवमेंट वॉज अ पीजेंट मूवमेंट दैट स्टार्टेड इन बंगाल, ठीक है। तो बंगाल में ये बख्शत मूवमेंट हुआ, किसानों का मूवमेंट था ये, इट वॉज अ पीजेंट मूवमेंट। इसके अलावा एक तेभागा मूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। तेभागा मूवमेंट, ये भी किसानों का मूवमेंट था, तेभागा। तो इट वाज अ पीजेंट मूवमेंट ऑल्सो। एक तो तेभागा मूवमेंट हुआ, है ना। तो ये भी आपको 1947 के बैकग्राउंड के अंदर ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको तेलंगाना मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो तेलंगाना मूवमेंट आप देखोगे तो ये भी 46-47 में हुआ बैकग्राउंड में। तेलंगाना तो वैसे बेसिकली कम्युनिस्ट मूवमेंट का एक प्रकार था। खैर बाकी इसके अलावा आप ये चीज़ याद रखिएगा, क्या, एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट याद रखना आप, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है। तो इसने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने फिर वॉइस रॉय के ऑफिस को भी अबॉलिश किया था, ठीक है। क्योंकि वॉइस रॉय की ऑफिस को क्रिएट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, ठीक है। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 में इसी वॉइस रॉय की पावर को ख़त्म कर दिया गया। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सत्ता दी कि दे कैन फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इनिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सपोज टू फॉलो द आइडिया गिवन बाय द कैबिनेट मिशन। बट व्हेन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास्ड वी वर गिवन द अलाउंस एंड वी वर गिवन दिस अथॉरिटी कि वी कैन फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो बाय दिस एक्ट हमने पूरा नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया। वरना कैबिनेट मिशन के हिसाब से तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इन सब का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता और भी बहुत सारी चीज़ें होती, रेजिड्यूरी पावर स्टेट के पास होता। पर खैर हमने जो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें हमने रेजिड्यूरी पावर्स सेंटर को दी, ठीक है। उसमें हमने सेंटर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। और तो और इसमें हमने ये भी लिखा कि टिल द टाइम
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में लिखा गया था कि टिल द टाइम न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड द गवर्नमेंट वाज टू बी कैरिड आउट इन द फॉर्मेट गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से इसको चलाना है, तो हम 1950 तक इसी के हिसाब से चला रहे थे। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की ऑफिस ख़त्म हो जाती है, प्रिंसली स्टेट्स की पैरामाउंट्सी ख़त्म हो जाती है उनके ऊपर अंग्रेज़ों की, है ना। सिविल सर्विसेज के ऊपर इनकी सिस्टम ख़त्म हो गई, है ना। ICS वॉज रिप्लेस्ड बाय IAS, है ना। ओके, तो ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। ये कानून के बाद ये भी लिखा गया कि ब्रिटिश सरकार का कोई भी पार्लियामेंट का कानून अब भारत के ऊपर लागू नहीं होगा। तो ये 5-6 प्रपोजल थे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर, ये आपको आइडिया रहना चाहिए। तो खैर, अब इसके साथ हमारा ये मॉडर्न इंडिया का कोर्स कंप्लीट होता है। बाकी आप लोग मल्टीपल रिविजन्स कीजिए। मेरी रिकमेंडेशन है आप स्पेक्ट्रम पढ़िएगा, राजीव वहीर की मॉडर्न इंडिया की जो बुक है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की, ठीक है। एंड डू मल्टीपल रिवीजन, ठीक है। और अगर आपको कोर्स पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।